ड्रामा के स्टार्ट में हमें हमारी फीमेल लीड निंग्यू दिखाई जाती है, जो कि एक उभरती हुई और बहुत ही कामयाब लॉयर है और एक लॉ फर्म में काम करते हुए उसने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते थे। मगर फिर शादी के बाद वो बहुत खुश थी और अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। और 4 साल बाद अपने घर की जिम्मेदारियां संभालने के लिए उसने अपनी कामयाब जॉब भी छोड़ दी और एक हाउसवाइफ बन गई। वो अपने बेटे जीयुआन और हस्बैंड हुचैंग के साथ हर रोज की जिंदगी को बहुत खुश होकर जीती थी। अब 4 साल के लंबे अरसे के बाद आखिरकार वो फिर से एक छोटी सी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रो बोनो लॉयर के तौर पर काम करने लगी थी और यहाँ छोटे छोटे लॉ से जुड़े हुए मामले हल करके अपने आप को फिर से लॉ से जोड़कर रख रही थी। एक दिन उसके पास एक औरत अपना केस लेकर आती है जो कि अपने हस्बैंड से तलाक लेना चाहती थी क्योंकि वो एक धोखेबाज था, मगर उसका बेटा अपने बाप के खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। निंग्यू उस औरत को बताती है कि उसे अपने हस्बैंड की बेवफाई के सबूत इकट्ठे करने होंगे, तभी उसे तलाक और बेटे की कस्टडी आसानी से मिल जाएगी। मगर तभी उसका बेटा कोंग उधर आकर अपनी मोम को जबरदस्ती वहां से उठाकर ले जाता है और निंग्यू की तरफ बहुत गुस्से से देखता है क्योंकि वो इस तलाक के सख्त खिलाफ था। रात को एक फैमिली डिनर पर हुचैंग ने अपने कोलीग्स को बुलाया हुआ था। निंग्यू को ट्रेडिशनल कपड़ों में देखकर कोलीग और उसकी वाइफ काफी तारीफ करते हैं और ये भी कहते हैं कि हुचैंग अपनी वाइफ को बहुत सपोर्ट करता है, इसीलिए वो बगैर तनख्वाह के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है और वो हर जगह उसका बहुत ख्याल रखता है, इसीलिए ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट कपल हैं। फिर ये सब बातें करने के बाद ड्रिंक करने लगते हैं तो वो उससे ग्लास पकड़ लेता है और कह देता है कि हम दोनों को अभी दूसरे बच्चे की उम्मीद है, इसलिए मेरी वाइफ के हिस्से ये ड्रिंक मैं पीऊंगा। ये देखकर भी सब लोग यही सोचते हैं कि निंग्यू की छोटी छोटी बातों का भी ये कितना ख्याल रखता है। डिनर के बाद वो उसे बताती है कि मुझे एक कंपनी की तरफ से लीगल एडवाइजर बनने के लिए जॉब ऑफर हुई है और अब मैं इस जॉब पर जाना चाहती हूँ। हुचैंग को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो उससे कह देता है कि तुमने हमारे घर को जोड़ कर रखा है, तुम घर की जिम्मेदारियां निभाने में ही इतना थक जाती हो तो मैं तुम्हें बाहर जॉब करने कैसे दे सकता हूँ। तुम घर पर रहकर आराम करो और काम की फिक्रें मुझ पर छोड़ दो। निंग्यू से बताती है कि अब मैं वापस काम में मसरूफ होना चाहती हूँ, हमारा बेटा भी अब बड़ा हो गया है और तुम्हारी कंपनी भी अच्छी जा रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे इस फैसले में तुम मेरा साथ दो। वो बोलता है कि काम के प्रेशर की वजह से कहीं तुम्हारी डिप्रेशन वापस ना लौट आए, मगर निंग्यू उसे यकीन दिलाती है कि अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। निंग्यू की जिद पर ना चाहते हुए भी वो उसे काम पर जाने पर हाँ कर देता है। अगले दिन वो अपनी उसी ऑर्गेनाइजेशन में शिया को बताती है कि वो बहुत जल्द नई जॉब शुरू करने वाली है और यहाँ पर वो वीकेंड्स में ही आकर काम करवाया करेगी। बाद में वही औरत उसके पास उसके हस्बैंड की बेवफाई के सबूत ले आती है और रिक्वेस्ट करती है कि ये सबूत आपके अलावा और किसी के हाथ ना लगे ताकि मेरे बेटे को अपने डैड के धोखे का पता ना चले, वरना उसे बहुत तकलीफ होगी। निंग्यू उसे यकीन दिलाती है कि वो ध्यान रखेगी और कहती है कि आपके तलाक के फैसले से आपके बेटे पर असर पड़ना तो तय है, इसलिए इसके लिए पहले से तैयार रहें। वो उसे तसल्ली भी देती है कि वो बस बहादुर बने, वो इस मुश्किल से निकल जाएगी। दूसरी तरफ एक लड़की शूजी दिखाई जाती है जो कि एक पार्टी में बहुत अच्छा पियानो बजा रही थी। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि वो अब पियानो बजाने में बहुत अच्छी हो गई है। हुचैंग भी तब उसके पास बैठकर पियानो बजाने लगता है और दरअसल ये वही लड़की थी जिसके साथ इसका कोई अफेयर चल रहा था। बाद में घर पे डिनर करते हुए ये फैमिली बहुत खुश थी और जीयुआन बता रहा था कि उसके डैड एक बड़ा सा पेड़ है जो इनकी फैमिली को तूफानों से बचाते हैं और मोम एक परी है। वो दोनों भी उसकी बातें सुनकर हंस रहे थे। रात को वो निंग्यू से पूछता है कि तुम्हारी जॉब का क्या बना जिसके लिए तुमने अप्लाई किया था। इस पर वो कहती है कि मैं अगले महीने से जॉब पे जाना शुरू कर दूंगी। इस बात के सुनने पर हुचैंग के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आती। अगले दिन निंग्यू के ऑफिस में उसी औरत का बेटा पहुंचकर निंग्यू को बहुत बुरा भला बोलता है कि उसकी वजह से उसके माँ बाप तलाक लेने जा रहे हैं और इसमें सारा कसूर निंग्यू का है। इसी गुस्से में वो छत से कूद जाता है जो देखकर निंग्यू को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। फिर वो हॉस्पिटल में उस बच्चे को देखने जाती है तो उसकी मॉम भी उसे ही इसकी हालत का जिम्मेदार ठहराती हैं क्योंकि उसने अपने हस्बैंड की बेवफाई के जो सबूत निंग्यू को संभाल कर रखने को दिए थे वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे और उन्हीं फोटोज को बच्चे ने भी देख लिया था। निंग्यू काफी हैरान होती है क्योंकि उसने तो उन सबूतों को संभाल कर ही रखा था। तभी हुचैंग वहां आकर उस औरत से कह देता है कि जिसने वो सबूत वायरल किए हैं वो तो तुम्हारा हस्बैंड है, मेरी बीवी पर उंगलियां उठाना बंद करो। निंग्यू फिर जब घर वापस आती है तब वो सोशल मीडिया पर उन्हीं तस्वीरों को देखने लगती है जो कि उस औरत ने उसे दिए थे, मगर वो किसी तरह से वायरल हो गए और वो काफी परेशान थी कि ये सब ऑनलाइन कैसे पोस्ट हो गए, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं।
इस पर हुचेंग कह देता है कि बच्चा लकी था, इसलिए उसे बहुत ज्यादा सीरियस चोट नहीं आई। वो उसे तब उसकी दवाई देकर कहता है कि तुम अब टेंशन मत लो। अगली सुबह जब वो जागती है तो उसका बेटा और हस्बैंड दोनों ऑफिस और स्कूल जाने के लिए तैयार थे। हुचेंग कह रहा था कि जीवान को वो स्कूल छोड़ने और लेने खुद ही चला जाएगा। ये कहकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। तो निंग्यू थोड़ा अपसेट हो जाती है क्योंकि पहले उसे स्कूल ले जाने का काम वही करती थी। बाद में वो सोशल मीडिया पर फिर से अपने बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि कमेंट्स में लोग उसे काफी बुरा भला बोल रहे थे कि इसने वकालत का नाम बदनाम कर दिया और जो सबूत उसे छुपा कर रखने चाहिए थे वो उसने हर तरफ फैला दिए। सभी लोग उन सबूतों के बाहर आने और बच्चे के छत से कूदने का जिम्मेदार निंग्यू को ठहरा रहे थे। निंग्यू के बदनाम हो जाने की वजह से वो कंपनी भी इसे फोन करके बता देती है कि वो लोग अब निंग्यू को जॉब पर नहीं रखना चाहते। इन सारी चीजों के चलते निंग्यू को डिप्रेशन होने लगती है जैसा कि उसे 3 साल पहले हुआ करती थी और हुचेंग भी उसकी डिप्रेशन वाली बात को नोटिस करता है। इसलिए वो उसे अगले दिन डॉक्टर के क्लिनिक ले जाता है और उसे हिस्ट्री बता देता है कि मेरी वाइफ जॉब करना चाहती थी लेकिन मैं परेशान था कि काम का प्रेशर इसे फिर से डिप्रेशन में ले जाएगा और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। निंग्यू कहना चाहती थी कि वो इतनी भी ज्यादा बीमार नहीं है लेकिन हुचेंग डॉक्टर से यही कहता है कि मेरी बीवी की हालत बहुत खराब है और आपको इसे अच्छी सी दवा देनी चाहिए ताकि इसकी डिप्रेशन काबू में रहे। इन्हीं बातों के चलते डॉक्टर उसे एक फॉर्म दे देता है ताकि वो उसे फिल करे और पता चले कि निंग्यू का डिप्रेशन लेवल इस वक्त क्या है। फिर ये लोग दवाई ले लेते हैं और हुचेंग उससे कह देता है कि जब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी तब तुम ये दवा लेना बंद कर देना और फिर हम अपने दूसरे बच्चे को दुनिया में लाएंगे। अगले दिन निंग्यू जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन जाती है तो वो अभी बंद थी। तभी उसे वहाँ अपनी कोलीग शिया मिलती है। वो निंग्यू से कह रही थी कि अभी फिलहाल के लिए हमने ऑफिस बंद किया है लेकिन हम इसे दोबारा खोल लेंगे। तो निंग्यू भी उन्हें यकीन दिला देती है कि जब वो लोग ऑफिस दोबारा खोलेंगे तब वो भी काम पर आ जाएगी। शिया उससे कहती है कि तुम बस अपने हस्बैंड से कह देना कि वो हमारी फंडिंग ऐसे ही करते रहें। ये सुनकर निंग्यू हैरान होती है क्योंकि उसे इस बारे में पता ही नहीं था कि हुचेंग इनकी सर्विस स्टेशन को पैसे दे रहा था और शिया इसी वजह से उसे कहा करती थी कि वो ये जॉब छोड़कर ना जाए क्योंकि उसका हस्बैंड उसे पीछे से पैसे देता था। जब वो घर आकर इस बात का जिक्र हुचेंग से करती है तो वो काफी गुस्से में आ जाता है कि उसने तुम्हें ये सब क्यों कहा, कि मैंने तुमसे सिर्फ ये बात इसीलिए छुपाई ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। इस पर वो कहती है कि चलो अब जो भी होना था वो तो हो गया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम जो भी करते हो उसकी वजह ये है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम्हारा मकसद मेरा ख्याल रखना है। ये बात उसने बोल तो दी थी लेकिन उसे फिर भी कुछ ना कुछ अजीब लग रहा था। बाद में निंग्यू के यहाँ पर उसकी नई नेबर आती है जो कि उसे बताती है कि उसकी छोटी बेटी और जियुआन एक ही स्कूल में जाते हैं और इनका एक मॉम्स ग्रुप है जहाँ पर काफी सारे बच्चों की मॉम्स एक दूसरे के साथ चैट करती हैं और घूमने फिरने भी जाती हैं। इसलिए वो निंग्यू को भी ऐड कर लेती है और उसे इनवाइट करती है ताकि वो भी इनके ग्रुप में शामिल हो जाए। तब निंग्यू भी उन लोगों के साथ घूमना फिरना शुरू कर देती है और उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो हुचेंग को भी बता रही थी कि उन औरतों के साथ घूमने के बाद उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो हुचेंग भी उससे कह देता है कि ये तुम्हारा दिल लगाने के लिए काफी अच्छा है कि तुम उनके साथ घूमो फिरो। बाद में जब वो उन औरतों के साथ घूमने आती है तो वो लोग आपस में इसी के बारे में बात कर रहे थे कि ये बहुत दिखावा करती है, सबको बताती है कि ये पैसे लिए बिना ही चैरिटी वर्क करती है, लेकिन जब भी मुश्किल का टाइम आता है तो इसका हस्बैंड आकर इसे बचाता है। ये तो बहुत किस्मत वाली है कि इसका हस्बैंड इस पर सब कुछ लुटाता है, लेकिन फिर भी ये औरत खुश नहीं होती। ये सारी बातें निंग्यू ने भी सुन ली थी और उसे काफी अजीब लग रहा था। बाद में ये दोनों जावी और उसकी वाइफ के साथ पिकनिक पर आए होते हैं और यहाँ पर भी वो उसे वही ट्रेडिशनल कपड़े पहना कर लाया था जो उसे पसंद थे और उसे बिठाकर खाने का इंतजार करने को भी बोल रहा था। फिर वो उससे कह देता है कि जब तुम्हारे पास टाइम हो तो शिया से कह देना कि वो तुम्हें स्किन केयर ले जाए। निंग्यू ने उसके साथ घूमना बंद कर दिया था इसलिए वो मना कर देती है। तो वो फिर जाओई से कह देता है कि कंपनी में कोई बता रहा था कि वहाँ पर एक पॉपुलर सा ब्यूटी सैलून है, मेरी वाइफ को वहीं भेज देना। निंग्यू उसे मना कर देती है तो वो कह देता है कि ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। इस बात पर भी जावी की वाइफ बोलने लगती है कि ये अपनी बीवी का कितना ख्याल रखता है और उसकी बात की कदर करता है, तुम्हें भी इससे कुछ सीखना चाहिए। ये सारी बातें सुनकर भी निंग्यू को काफी अजीब लगता है और वो सोचने लगती है कि भले ही दिखने में उनकी फैमिली काफी परफेक्ट लगती हो, लेकिन अब लगने लगा है कि निंग्यू अपनी शादी में बहुत खो गई है और कुछ भी सोचने और अपने सपनों को पूरा करने की आजादी उससे छिन गई है। हुचेंग भले ही उसका बहुत ख्याल रखता हो और उसका प्यार दिखने में बहुत गहरा हो,
लेकिन ऐसा लगने लगा था कि निंग्यू की जिंदगी की हर चीज को हो चैंग खुद कंट्रोल कर रहा था और वो उसे जैसे चलाना चाहता था वो बस वैसे ही चलती जा रही थी। ये सारी बातें याद करते हुए वो सोचने लगती है कि क्या मुझे इसी तरह की जिंदगी चाहिए थी जिसमें मेरे पास सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन न जाने क्यों मुझे अजीब सी घुटन महसूस होती है। कुछ टाइम बाद घर में हो चैंग अपने बेटे को एक कहानी सुना रहा था कि एक दफा एक बिच्छू को दरिया पार करना था लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। इसलिए उसने एक मेंढक से पूछा कि क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर लाद कर दरिया पार करवा दोगे। मेंढक ने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हें अपनी पीठ पर चढ़ाऊंगा तो तुम मुझे डस लोगे। बिच्छू ने कहा कि फिक्र मत करो, मैं तैर नहीं सकता, अगर मैंने तुम्हें काटा तो हम दोनों डूब जाएंगे। मेंढक ने उसकी बात का यकीन कर लिया और उसे अपनी पीठ पर लाद कर दरिया पार करने चला गया। तभी आधे ही रास्ते में बिच्छू ने उसे डस लिया। मेंढक ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बिच्छू ने जवाब दिया कि ये मेरी फितरत है। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर पता चलता है कि निंग्यू के पास जो सबूत ऑनलाइन वायरल हो गए थे वो वायरल करने के पीछे भी हु चैंग का ही हाथ था। जीवान उससे पूछता है कि क्या मैं आप पर और मॉम पर भी भरोसा ना करूं, तो वो कहता है कि सिर्फ खुद पर भरोसा करो। बाद में निंग्यू उसे एक पॉपअप बुक दिखाती है जो वो जियोआन को देने के लिए बना रही थी और बता रही थी कि बच्चों को इस तरह की चीजें बहुत पसंद आती हैं। तो वो भी अपने मीठे से अंदाज में बोल देता है कि मेरी वाइफ हमेशा सही बोलती है। यहाँ हमें कुछ टाइम पहले का भी सीन दिखाया जाता है जब निंग्यू ने उसे टाई पहनते हुए देखकर कहा था कि तुम डार्क शेड वाली टाई पहनो, ये वाली टाई तुम्हें सूट नहीं करती, और उसने उसे खुद से टाई निकाल कर पहना दी थी। तब तो हु चैंग कुछ नहीं बोला, मगर कार में बैठने के बाद उसने उसकी पहनाई हुई टाई उतार दी और अपनी मर्जी की टाई फिर से पहन ली। बाद में यहाँ कंपनी का लंच चल रहा था जहाँ पर एक सीनियर एम्प्लॉय आकर उसके साथ बैठता है और बातों ही बातों में हु चैंग की टाई का जिक्र कर देता है कि तुम पर डार्क कलर की टाई सूट करती है। हु चैंग को उसकी बात ने बहुत गुस्सा दिला दिया था, इसलिए वो उसे कहता है कि आपकी तबीयत तो आजकल काफी खराब रह रही थी, तो बेहतर होगा कि अब से आप सिर्फ घर बैठकर आराम करें। ये कहकर वो उसे काम से निकाल देता है और सभी लोग इस बात पर काफी हैरान होते हैं। सावी भी बाद में उससे समझाता है कि तुमने इतने पुराने एम्प्लॉय को सिर्फ छोटी सी बात पर निकाल दिया, तुम्हें इस बारे में फिर से सोचना चाहिए, कहीं बाकी के एम्प्लॉयज भी ये सोचकर तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। इस पर हु चैंग वापस जाकर सारे एम्प्लॉयज को अनाउंस कर देता है कि हमारा एम्प्लॉय सॉन्ग काफी देर से यहाँ पर काम कर रहा था और काफी ज्यादा सैलरी लेने के बावजूद भी वो हमारी कंपनी के कुछ ज्यादा काम नहीं आ रहा था। हमें इस तरह से बैठकर खाने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, हम लोग अब नए प्रोडक्ट की लॉन्च के लिए काम करने वाले हैं। इसलिए मैं अनाउंस करता हूँ कि इस प्रोडक्ट की लॉन्च के बाद सभी एम्प्लॉयज की सैलरी 20% बढ़ा दी जाएगी। इस बोनस के सुनने के बाद सभी एम्प्लॉयज काफी खुश हो जाते हैं और इस तरह से वो अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को अपने खिलाफ भड़कने से बचा लेता है। अब रात को वो फिर से फैमिली डिनर पर थे और निंग्यू ने फिर से उसके कहने पर वही चुंगसुम पहना हुआ था। जाओवी की वाइफ उसे बताती है कि हमारी कंपनी का इन हाउस लॉयर अभी कुछ दिन के लिए छुट्टी पर है और मैं जानती हूँ कि तुम कितनी काबिल लॉयर हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक वो नहीं है तब तक उसके हिस्से वकील का काम तुम करो। मगर हु चैंग साफ इनकार कर देता है और उन दोनों को एक दूसरे का नंबर तक एक्सचेंज करने नहीं देता और कह देता है कि आपके लिए दूसरे लॉयर का बंदोबस्त मैं खुद कर दूंगा। और साथ ही वो निंग्यू से भी कह देता है कि वो जाकर चेक करके आए कि जियुआन अभी तक सोया है या नहीं। वो जाकर उसे चेक करती है और फिर कपड़े बदल कर वापस आ जाती है। वो उससे पूछता है कि तुमने कपड़े क्यों बदल लिए, तो वो कहती है कि वो बहुत टाइट था। तब वो उसे कहता है कि मैं इन दोनों को बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। अब घर वापस जाते हुए जाओवी की वाइफ उससे पूछती है कि मुझे हु चैंग का रवैया अजीब सा क्यों लगता है, जैसे कि वो नहीं चाहता कि मैं उसकी वाइफ से दोस्ती करूं। उसने तो मुझे नंबर तक एक्सचेंज नहीं करने दिया और मेरी ऑफर से भी साफ इनकार कर दिया। तो जाओवी कह देता है कि वो बस अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखता है, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ पर हु चैंग ने जिस एम्प्लॉय को कंपनी से निकाला था वो आदमी यानी सोंग एक लॉयर के पास जाता है और उसे जाकर बताता है कि वो हु चैंग पर केस करना चाहता है कि उसने सिर्फ पर्सनल रीजंस की वजह से इसे कंपनी से बाहर निकाला है और ये अब बस यही चाहता है कि उसे थोड़ी सी और कंपनसेशन मिल जाए। उसका लॉयर शिनकैन उससे कहता है कि अगर आपके पास अपनी बात साबित करने के लिए कुछ सबूत भी हो तब मैं आपको इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। अब उसी केस के सिलसिले में बात करने के लिए शिनकैन हु चैंग से मिलने आता है तो हु चैंग उसे बताता है कि मिस्टर सोंग को कंपनी से निकालने के पीछे सिर्फ यही वजह थी कि वो अब कंपनी के लिए कोई भी वैल्यू नहीं रखते थे, इसीलिए उन्हें निकालने के पीछे हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और उन्हें पूरी की पूरी कंपनसेशन भी दी है, लेकिन वो हमारी कंपनी पर केस करके हमें बदनाम करना चाहता है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा।
इस पर शिनकैन भी उससे कह देता है कि फिर उम्मीद करता हूँ कि आप भी तैयार रहेंगे, क्योंकि बात सिर्फ सेटलमेंट पर खत्म नहीं होगी, मैं आपको आगे तक लेकर जाऊंगा। फिर हुचेंग और जावी उसी बारे में बात कर रहे थे कि सोंग को न जाने क्या हो गया है, वो इस तरह से अचानक हमारे पीछे क्यों पड़ गया है और अब उसके किए हुए केस का क्या किया जाए। तभी उससे ऑफिस में मिलने के लिए शुजी आती है और बताती है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आई है जिसे वो हुचेंग को दिखाना चाहती है। हुचेंग का मूड अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो कहती है कि रुको, तुम्हारा मूड मैं अच्छा करती हूँ। फिर वो रूम के पर्दे बंद कर देती है और उसके पास आ जाती है। निंगयू भी इस वक्त हुचेंग से मिलने कंपनी आ रही थी, क्योंकि उसे उससे कुछ बात करनी थी, लेकिन वो कहाँ जानती थी कि उसका हस्बैंड भी उस पर चीट कर रहा है और इस वक्त वो किसी और औरत के साथ है। दरअसल निंगयू जब हॉस्पिटल में उस बच्चे को देखने आई थी, तब उसने हुचेंग के भेजे हुए आदमी को उस औरत को पैसे देते हुए देख लिया था। वो उसे हॉस्पिटल और बाकी सारे खर्चों की कंपनसेशन दे रहा था। दरअसल ये आदमी उसके सर्विस स्टेशन में भी काम करता था। वो उस औरत से जाकर पूछती है कि ये आपको यहाँ पर क्या कहने आया था, तो वो औरत कह देती है कि आप अब मुझसे मिलने मत आया कीजिए, अब मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। निंगयू वापस आकर उस आदमी यानी कि जू से भी बात करना चाहती थी कि वो यहाँ पर क्या करने आया था, लेकिन इतने में वो गाड़ी में बैठकर चला गया था। उधर दूसरी तरफ हुचेंग शुजी से कह देता है कि मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं, अगर अगली बार कभी आना हो तो मुझे पहले से खबर दे देना। चलो अब मैं तुम्हें वापस छोड़ कर आता हूँ, क्योंकि बाहर बारिश होने वाली है। यहाँ निंगयू भी जू का पीछा करते हुए हुचेंग की कंपनी के बाहर आ गई थी और वो देखती है कि जू जाकर हुचेंग को बता रहा था कि उसने उस औरत को कंपनसेशन दे दी है। ये देखकर उसे काफी हैरानी होती है। तभी वो शूजी को भी देखती है, जो कि बाहर आकर हुचेंग के साथ खड़ी हो गई थी और ये दोनों साथ साथ जुड़कर गाड़ी की तरफ जा रहे थे। उन्हें गाड़ी में इस तरह से साथ बैठते हुए देखकर निंगयू को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसके हस्बैंड की बेवफाई अब उसके सामने खुलकर आ गई थी। जब हुचेंग घर पर वापस आता है तो वो उसे पूछती है कि क्या तुमने उस औरत को पैसे दिए हैं, तुम मुझसे और क्या क्या छुपा रहे हो। इस पर वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हें पता चल गया, हाँ जू मेरे लिए ही काम करता है, मैंने जानबूझकर ही उसे तुम्हारे सर्विस स्टेशन में काम पर रखवाया था, क्योंकि मैं चाहता था कि काम पर तुम्हारे लिए कोई परेशानी ना हो और कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाला वहाँ मौजूद हो। और उस बच्चे का छत से कूदने वाला हादसा, उसकी फिक्र तुम मत करो, उस मामले को मैं खुद देख लूंगा, वो मामला बहुत जल्द बंद हो जाएगा और फिर तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो उसे ये भी बताता है कि उन मॉम वाले ग्रुप में भी इसे इसी ने डलवाया था, क्योंकि वो बस उसे खुश रखना चाहता है, इसीलिए वो चुपचाप उसके लिए सारे काम करता रहता है। निंगयू उसे कुछ नहीं कहती और बाद में सोचने लगती है कि पहले मुझे हमेशा लगता था कि तुम ये सब मेरे और फैमिली के लिए करते हो, लेकिन अब हकीकत मेरे सामने आने लगी है। ये सारी बात सोचकर वो रोने लगती है। फिर बाद में निंगयू अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। नर्स और उसकी मॉम भी उसे बताती हैं कि हुचेंग यहाँ पर रेगुलरली आकर उसका बहुत ख्याल रखता है। मॉम भी कहती है कि मेरा दामाद लाखों में एक है, और निंगयू इस बात पर कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि वो तो उसकी असलियत जान चुकी थी। उधर दूसरी तरफ हुचेंग और जाओवी उस केस के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि सोंग की डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि हम उसके साथ सेटलमेंट कर लें और उसे कुछ पैसे दे दें, फिर वो हमें दोबारा कभी परेशान नहीं करेगा। इस पर हुचेंग उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है, मगर दूसरी तरफ लॉयर शिनकैन उसे समझा रहा था कि वो अपना केस वापस ना ले, उसने पूरी मेहनत की है और वो ये केस जीत कर रहेंगे। मगर सोंग लॉयर की बात नहीं मानता और कहता है कि मेरी सेहत बहुत बिगड़ती जा रही है, मैं ये केस नहीं लड़ पाऊंगा, मैं आपको आपकी पूरी फीस दे दूंगा, आप बस ये केस बंद कर दीजिए। शिनकैन उसे समझाता है कि बात फीस की नहीं, बात इंसाफ की है, मगर सोंग उस केस को चलाने पर नहीं मानता। इतने में शिनकैन का कोलीग बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने भी रातों को जागकर इस केस पर काम किया था, मगर इस केस के वापस चले जाने की वजह से उसका सारा काम धरा का धरा रह गया। शिनकैन अपने कोलीग को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और पता चलता है कि उसकी तबीयत पहले से खराब थी, लेकिन वो फिर भी ओवर टाइम करता जा रहा था। वो उसकी फैमिली से भी कहता है कि मैं ली के सारे इलाज का खर्चा खुद उठाऊंगा, मगर उसकी फैमिली भी उसे बहुत सारी बातें सुनाती है कि तुम लोगों को तो सिर्फ पैसे की परवाह है, इंसान की जान तो तुम लोगों के लिए कोई चीज ही नहीं है। बाद में ये लोग फिर से फैमिली डिनर पर होते हैं, जहाँ पर वो सब लोग खाना खा रहे थे। दोनों औरतों ने अपना फोन करीब करीब ही रखा हुआ था और वो दोनों फोन्स बिल्कुल एक जैसे थे। निंगयू गलती से जावी की वाइफ का फोन उठा लेती है और उस पर एक मैसेज लिखा हुआ था कि तुम्हारा हस्बैंड मेरे घर पे रहता है, तुमने अभी तक उसे तलाक क्यों नहीं दी। ये पढ़ने के बाद वो हैरान हो जाती है और जावी की वाइफ जल्दी से उससे फोन वापस लेकर कहती है कि आपने गलत फोन उठा लिया, और फिर वो खुद भी वो मैसेज पढ़ के परेशान हो जाती है और उस मैसेज का जवाब देने के लिए उठकर बाथरूम में चली जाती है। वो काफी रो रही थी क्योंकि उसका हस्बैंड भी बेवफा था। निंगयू जाकर उससे बात करती है कि वो उस मैसेज का क्या मतलब था, मगर वो इस बात को मजाक में टाल देती है
और कहती है कि मेरी दोस्त बस मुझे छेड़ती रहती है, वो जरूर मजाक कर रही होगी। निंग्यू बस उसकी बातें सुनकर हंस देती है, लेकिन उसे यकीन था कि कोई गड़बड़ जरूर है। फिर वो बाद में हुचेंग के साथ बैठकर उसे भी कहती है कि मिस लैन जैसी काबिल औरत अपने हस्बैंड की बेवफाई पर चुप कैसे रह सकती है, शायद इसलिए कि वो अपने हस्बैंड के साथ काफी गहराई से जुड़ी हुई है। हुचेंग कहता है कि उसके हस्बैंड की अफेयर वाली बात तो काफी बुरी खबर है, लेकिन मिस लैन एक समझदार औरत है, उन्हें जरूर पता होगा कि वो क्या कर रही हैं। इस पर वो कहती है कि मैं मिस लैन की तरह समझदार नहीं हूँ, अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मैं चुप नहीं रहूंगी। ये बातें सुनकर हुचेंग चुप हो जाता है, क्योंकि वो तो खुद एक धोखेबाज था। बाद में हुचेंग की कंपनी में लॉयर शिनकैन आता है, तो हुचेंग कहता है कि सोंग ने अपना केस वापस ले लिया। इस बात पर तुम्हें गुस्सा तो बहुत आया होगा, तुम मेरे जैसे एक बुरे आदमी को हराना चाहते हो ताकि अपनी हीरोपंती झाड़ सको, लेकिन ऐसा तुम कर नहीं पाओगे। तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही बेहतर रहेगा कि तुम दुनिया की बुराइयां बताते हुए कुछ आर्टिकल्स लिख लो। ये सारी बातें शिनकैन पर भी असर करती हैं, क्योंकि वो अपने क्लाइंट को इंसाफ नहीं दिला पाया, इसलिए वो अपनी लॉ फर्म से रिजाइन दे देता है। उसकी लॉ फर्म उसे रखना चाहती थी क्योंकि वो बहुत मेहनती लॉयर था, और वो रिजाइन इसलिए देना चाहता था कि वो अपने क्लाइंट्स को इंसाफ दिलाने में नाकाम रहा है, इसलिए वो इस तरह की बेबसी वाली नौकरी नहीं करना चाहता। यहाँ घर पर बैठी हुई निंग्यो सारी बातें याद कर रही थी कि कैसे उस सर्विस स्टेशन में काम करने वाली शिया ने उसे बताया कि उसका हस्बैंड उस सर्विस स्टेशन की फंडिंग कर रहा था, और उसके साथ काम करने वाला जू हुचेंग का आदमी निकला जिसने उस बच्चे की माँ को कंपनसेशन दे दी। ये सारी बातें याद करके वो सोच रही थी कि पता नहीं हुचेंग ने उससे कितने सच छुपाए हैं और उसकी जिंदगी पर पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है। बाद में वो अपने बेटे के साथ बैठे हुए फिश टैंक में से वाटर प्लांट्स को काट रही थी और उसे साथ साथ बता रही थी कि क्या तुम्हें पता है कि हम वाटर प्लांट्स को क्यों काटते हैं, क्योंकि अगर आप इन्हें काटेंगे नहीं तो ये पानी में से सारे न्यूट्रिएंट्स खा जाएंगे और सारी जगह खुद ले लेंगे। छोटी छोटी मछलियां इनसे डरती हैं, लेकिन हम कोई छोटी मछली थोड़ी ना है, हमें तो शेर की तरह बड़ा और बहादुर बनना है ताकि कोई भी खतरा हमसे टकरा ना पाए। ये बात कहने का मकसद ये था कि वो किसी भी धोखे को बर्दाश्त नहीं करेगी और हुचेंग के दिए हुए धोखे का बहादुरी से डटकर मुकाबला करेगी। निंग्यू फिर अपने उसी सर्विस स्टेशन में जाती है जहाँ पर वो काम किया करती थी। वहाँ वो लोग सारा सामान उठा के सर्विस स्टेशन को बंद कर रहे थे। दरअसल वो सब कहीं और शिफ्ट हो गए थे। निंग्यू अपना कंप्यूटर चेक करना चाहती थी तो वो लोग बताते हैं कि कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव्स को फॉर्मेट कर दिया गया है, इसलिए अब इसमें कुछ नहीं बचा। ये सुनने के बाद निंग्यू चुपके से उस हार्ड ड्राइव को निकाल कर अपने पास रख लेती है और फिर उस हार्ड ड्राइव को एक कंप्यूटर शॉप पर दे देती है ताकि वो उस डेटा को रिस्टोर कर सकें जिसे डिलीट कर दिया गया है। अब फिर वो अपनी मॉम से मिलने आती है और उसकी मॉम बताती है कि हुचेंग उनका काफी ख्याल रखता है। मॉम हुचेंग को वीडियो कॉल भी कर देती हैं। तो निंग्यू उससे कह देती है कि आज मैं डिनर पर मॉम के साथ ही रुकूंगी। निंग्यू के यहाँ ना होने का फायदा उठाकर वो शिजुई के साथ घूमता रहता है। इस वक्त भी ये दोनों साथ में थे और वो उसे घर तक छोड़ने आई थी। उन लोगों को लगा था कि निंग्यू आज घर पर नहीं होगी, मगर तभी निंग्यू अचानक वहाँ आ जाती है क्योंकि उसने मॉम के साथ डिनर तक रुकने वाली बात झूठ बोली थी ताकि वो हुचेंग को रंगे हाथों पकड़ सके। वो उससे पूछता है कि तुम तो डिनर के लिए मॉम के साथ रुकने वाली थी, तो वो कहती है कि मुझे दरअसल घर पर कुछ काम था। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें मैनेजर शुजी से मिलवाता हूँ, ये रुइशिन बैंक की प्रोजेक्ट मैनेजर है, हम लोग एक प्रोजेक्ट पर साथ में काम कर रहे हैं। निंग्यू और वो दोनों एक दूसरे से मिलती हैं, तो निंग्यू उससे कह देती है कि क्यों ना हम दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लें। फिर ये दोनों एक दूसरे को ऐड कर लेती हैं और वो हुचेंग को लेकर घर चली जाती है। घर पर वापस आने के बाद वो शियुजी को मैसेज कर देता है कि अभी के लिए हमें दोबारा कांटेक्ट मत करना, अभी मेरी बीवी मेरे साथ साथ ही रहेगी। जब वो बाहर जाता है तो वहाँ निंग्यू खड़ी थी और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आई थी, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। इस पर वो कह देता है कि बस काम की थोड़ी सी टेंशन थी। अब दिखाया जाता है कि शुजी दरअसल उसके साथ सिनेमा में फिल्म देखने आना चाहती थी, लेकिन वो आया नहीं, इसलिए वो निंग्यू को दिखाने के लिए अपनी एक फोटो खींच लेती है और उसे अपनी वीचैट पर लगा देती है। निंग्यू भी उसकी पोस्ट देख लेती है और हुचेंग से कहती है कि मुझे भी सिनेमा जाकर मूवी देखनी है। वो बोलता है कि मूवी तो हम घर पर भी देख सकते हैं, लेकिन निंग्यू उससे जिद करती है कि उसे भी शुजी की तरह वहाँ मूवी देखने जाना है। इस पर वो कह देता है कि ठीक है, फिर हम कल चलेंगे। तो वो टिकट्स बुक कर देती है। अगले दिन मैनेजर शुजी जब अपना फोन चेक करती है तो उसे भी वीचैट पर उनकी फोटोज नजर आती हैं जो निंग्यू ने अपनी फैमिली के साथ सिनेमा में बनाई थी। ये देखकर वो काफी अपसेट हो जाती है। फिर वो उसी नाराजगी के साथ उससे
मिलने आती है तो वो कहता है कि माफ करना, मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने नहीं जा पाया, लेकिन उसके बदले मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। ये कहकर वो उसे एक गिफ्ट दे देता है जो कि एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक था। इस गिफ्ट के मिलने पर वो खुश हो जाती है। यहाँ निंग्यू अपने बेटे को एक कहानी सुना रही थी कि एक दफा दो डॉग्स ने एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाने का वादा किया और कहा कि उनकी दोस्ती हमेशा चलेगी, लेकिन उसी लम्हे जब उनके सामने एक टेस्टी सी हड्डी गिरी तो वो लोग अपनी दोस्ती भूल गए और उस हड्डी को पाने के लिए दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा लड़ाई की, यहाँ तक कि उनकी दोस्ती खत्म हो गई। अब वो उसे ये कहानी सुनाने के बाद सुला देती है और सोचती है कि उसे अपनी हस्बैंड के खिलाफ और क्या क्या करना है। बाद में वो कंपनी में जाओई के साथ बैठा इसी बारे में बात कर रहा था कि मैं उसकी हर जरूरत पूरी करता हूँ और उसकी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखता हूँ। जाओई कहता है कि अगर उसे ये पता चला कि तुम उसकी पीठ पीछे किसी और के साथ भी अफेयर चला रहे हो तो वो इस पर चुप नहीं बैठेगी। इस पर वो कहता है कि मुझे भी ये बात अच्छी तरह पता है कि अगर उसे कुछ भी पता चला तो वो मुझसे फौरन तलाक लेना चाहेगी, इसीलिए मैं उसे तलाक बिल्कुल नहीं लेने दूंगा। बाद में कंपनी में इन दोनों की शादी की एनिवर्सरी होती है और इस पार्टी में तस्वीरें बनाते हुए वो लोग काफी सेलिब्रेट कर रहे थे और वहाँ पर शूजी भी ह्यू चैंग के दिए हुए म्यूजिक को चलाकर उसे याद करते हुए डांस कर रही थी। यहाँ पता चलता है कि पहले जब उस पार्टी में शूजी म्यूजिक बजाती थी तब लोग उसका काफी मजाक उड़ाते थे, मगर तब ह्यू चैंग ने ही आगे बढ़कर उसका साथ दिया था और खुद पियानो बजाकर उसे भी सिखाया था। इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। दूसरी तरफ अपनी एनिवर्सरी की स्पीच देते हुए वो उससे कहता है कि तुम मेरी वाइफ बनी, उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ और तुम्हारी जगह और कोई नहीं ले सकता। मैं हमेशा तुम्हारा और अपने बेटे का बहुत ख्याल रखूंगा ताकि हम लोग हमेशा साथ में खुश रहें। जब शूजी को उनकी एनिवर्सरी पार्टी की फोटोज और वीडियोस देखने को मिलती हैं तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो ये बातें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि ह्यू चैंग ये कहे कि उसकी वाइफ की जगह और कोई नहीं ले सकता और वो हमेशा अपनी वाइफ के साथ खुश रहना चाहता है। इसलिए वो गुस्से में आकर मोबाइल पटक देती है और ह्यू चैंग को मैसेज कर देती है कि तुम्हारी खुशी मुझसे तो जुड़ी ही नहीं है, इसलिए हम दोनों अपना रिश्ता अभी खत्म कर देते हैं। ये पढ़ने के बाद वो उसे जवाब नहीं देता और निंग्यू भी सब कुछ देखकर सब समझ रही थी, लेकिन बस वो एक्टिंग कर रही थी जैसे उसे कुछ नहीं पता। फिर वो निंग्यू को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से भेज देता है और खुद भी अपनी गाड़ी में बैठकर शूजी के पास जाने लगता है ताकि उससे मिलकर उससे अपना रिश्ता खत्म करने से रोक ले और उसकी नाराजगी भी दूर कर दे। लेकिन निंग्यू भी टैक्सी में घर जाने की बजाय उस टैक्सी वाले को अपने हस्बैंड का पीछा करने पर लगा देती है। ह्यू चैंग एक बिल्डिंग के अंदर जा रहा था जिसे देखकर निंग्यू की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि ये झटका उसके लिए भी बहुत बड़ा था कि उसका हस्बैंड जो उसकी छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखता है वो असल में कितना बड़ा धोखेबाज है। ह्यू चैंग जब शूजी के पास जाता है तो वो काफी गुस्से में थी और वो उसे थप्पड़ मार देती है, मगर फिर भी वो उसे मना लेता है और बाहर खड़ी निंग्यू बस अपने नसीब को रो रही थी। अगली सुबह वो बिस्तर पर उठकर बैठी हुई थी। ह्यू चैंग जब जागता है तो उससे पूछता है कि क्या नाश्ता तैयार हो गया, मगर तभी वो टाइम चेक करता है तो ऑफिस जाने के लिए काफी लेट हो रहा था। वो कहता है कि तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, आज तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। ये बोलते हुए वो उठकर ऑफिस चला जाता है। उसके जाने के बाद वो रोते हुए सोचने लगती है कि मैंने इस तरह के इतने सारे केस देखे, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये दिन मुझ पर भी आएगा। इसलिए वो सारी बातें याद करते हुए रोने लग जाती है। बाद में वो उसी कंप्यूटर शॉप पर जाकर उस हार्ड ड्राइव को वापस ले आती है जिसका डेटा रिस्टोर हो चुका था और उसमें अपनी फाइल्स चेक करती है। तो उसी कंप्यूटर को चेक करने के बाद पता चलता है कि उसकी ये फोटोज उसके कोलीग जू ने अपलोड की थी और वो अब एयरपोर्ट पर बैठा हांगकांग जाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि अब ह्यू चैंग ने उसे किसी और शहर में सेटल कर दिया था। तभी निंग्यू उसे मिलने एयरपोर्ट पहुंच जाती है और उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें उस सर्विस स्टेशन में ह्यू चैंग ने रखवाया था ताकि तुम मेरा ख्याल रखो, और मैं ये भी जान गई हूँ कि ह्यू चैंग ने वो सबूत तुम्हारे जरिए अपलोड करवाए थे। दरअसल मेरा हस्बैंड है ही ऐसा, वो मेरी बहुत ज्यादा परवाह करता है। कभी कभी मैं तंग भी आ जाती हूँ, लेकिन हम आखिर में रहेंगे तो हस्बैंड वाइफ ही। जू उससे कहता है कि हाँ, आपके हस्बैंड ने ही वो फोटोज अपलोड करवाई थी, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि बच्चा अपनी जान देने पर आ जाएगा। दरअसल मिस्टर ह्यू चैंग यही चाहते हैं कि आपको काम में कोई भी तकलीफ ना हो और बस आप सुकून के साथ घर में बैठकर आराम करें, क्योंकि वो आपकी बहुत परवाह करते हैं। इस पर निंग्यू भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कह देती है कि तुमने सही कहा, घर पर बैठना भी काफी आरामदेह होता है। फिर वो उससे मिलने के बाद घर वापस आ रही थी
और उसने उसके साथ की हुई सारी बातें भी रिकॉर्ड कर ली थी ताकि उसके पास सबूत रहे कि उन फोटोज को हुचेंग ने अपलोड करवाया था। शाम को जाओवी हुचेंग को लेकर घर वापस आता है तो उसने काफी शराब पी रखी थी। जब वो आकर हुचेंग को देखती है तो जाओवी बताता है कि आज इसने बहुत बड़ा ऑर्डर लिया है, इसलिए इसने जरूरत से ज्यादा पी ली। हुचेंग नशे की हालत में होने की वजह से बहुत गुस्से में आ रहा था और सोंग को कह रहा था कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैंने तो अपनी आस्तीन में सांप पाल रखा था। जाओवी उससे कहता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने खड़ी है, अगर तुम ये सब उसके सामने बोलोगे तो उसे बुरा लगेगा। तो वो कह देता है कि इस घर में सिर्फ मेरी चलती है और मेरी एक बात तुम भी कान खोल कर सुन लो, तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे, अगर तुमने मुझे कभी धोखा दिया तो मैं तुमसे तुम्हारा भी सब कुछ छीन लूंगा। ये सारी बातें सुनते हुए निंग्यू भी काफी चुप थी क्योंकि उसके हस्बैंड की सच्चाई तो अब जाकर उसके सामने खुल रही थी। अगले दिन जब वो जागता है तो निंग्यू उसे हनी वाटर देती है और कह रही थी कि मैं सुपरमार्केट जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। लेकिन दरअसल वो सुपरमार्केट की बजाय अपनी एक लॉयर दोस्त से मिलने आई थी और उसे बताती है कि जो बच्चा छत से कूद गया था उसके बाप की बेवफाई के सबूत मेरे हस्बैंड ने अपलोड किए थे। मेरा हस्बैंड सिर्फ मुझ पर चीट ही नहीं कर रहा बल्कि वो मेरी हर एक चीज को कंट्रोल कर रहा है। अब वो अपनी लॉयर दोस्त के साथ मिलकर हुचेंग के खिलाफ प्लानिंग करना चाहती थी। निंग्यू अपनी लॉयर फ्रेंड को बता रही थी कि जब भी वो अपने हस्बैंड हुचेंग के साथ होती है उसे कुछ भी सही से नजर नहीं आता, ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो, इसलिए शायद उससे अलग होने के बाद ही उसे मामले की पूरी तस्वीर नजर आएगी। वो कहती है कि इस तरह के चालबाज आदमी से तलाक लेना आसान नहीं होगा। तो निंग्यू कहती है कि इसलिए मुझे उसके बेवफाई के सभी सबूत इकट्ठा करने होंगे और जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता उसे इस बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए और ये सारा काम मुझे जल्द से जल्द करना है, इसीलिए मैं इस काम में मदद मांगने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ। यहाँ हुचेंग भी जियुआन को लेकर उसी शॉपिंग मॉल पहुंच गया था तो उन्हें वहाँ पर निंग्यू भी मिल जाती है क्योंकि वो सही वक्त पर शॉपिंग मॉल पहुंच गई थी। वो उसे बताते हैं कि हम तुम्हें सरप्राइज देने आए थे और फिर वो भी उनके साथ गाड़ी में बैठकर घर चली जाती है और फिर वो उसे बताती है कि अब मुझे दवा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं आजकल बहुत अच्छे मूड में रहती हूँ। तो वो कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम हर रोज खुश रहा करो और पास्ट में जो भी हुआ उससे आगे बढ़ सको। रात को वो उससे कह रहा था कि अब हमें अपने दूसरे बच्चे को भी दुनिया में ले आना चाहिए। तो वो उसे बताने लग जाती है कि आज मैं एक चेकअप पर गई थी, हमारा पहला बेटा भी पैदा होने के बाद काफी देर तक बीमार रहा था, तो मैं चाहती हूँ कि इस बार हम दोनों अपनी सेहत का ख्याल रखें और अब मैं अपना रेगुलरली चेकअप करवाती रहूंगी ताकि मेरी सेहत में कोई भी कमी ना हो। इस पर वो कहता है कि जैसा तुम चाहो वैसा ही करो। जब जियुआन पैदा हुआ था तब बाहर से मैं जितना भी थका हारा आता था घर आकर मुझ में वापस से जान आ जाती थी। मैं चाहता हूँ कि हमारा दूसरा बच्चा भी मुझे वही वाली खुशी दे और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि हमारे दूसरे बच्चे के हो जाने के बाद हम पहले से भी ज्यादा खुश रहेंगे। अब बाद में निंग्यू अपनी लॉयर फ्रेंड से मिलने आती है तो वो बताती है कि शूजी का खरीदा गया अपार्टमेंट लोन से लिया गया था, हुचेंग ने उस पर पैसे नहीं लुटाए और वो दोनों जो भी कर रहे हैं वो बहुत संभल कर रहे हैं, इसीलिए उन दोनों को इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जा सकता। निंग्यू कहती है कि अगर मैंने भी उससे कुछ निकलवाने की कोशिश की तो उसे बहुत जल्द शक हो जाएगा, इसीलिए मैं उसके असिस्टेंट से ही कुछ न कुछ निकलवाती हूँ। अब रात को हुचेंग फिर से उसके पास आकर दूसरे बच्चे की बात करता है मगर निंग्यू उसकी मर्जी चलने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उसे कह देती है कि मैंने तुम्हारी सेहत के चेकअप के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, तुम भी मेरे साथ हॉस्पिटल चलना और वहां जाकर हम तुम्हारा भी पूरा चेकअप करवाएंगे क्योंकि तुम्हारी उम्र के आदमियों को भी बच्चा होने से पहले अपना चेकअप करवाना चाहिए और अगर कोई भी कमी हो तो उसका इलाज करवा लेना चाहिए। मगर वो इस बात से नाराज हो जाता है तो वो उसे कुछ दवाइयां दे देती है ताकि वो उन्हें ले ले। ये सारी बातें सुनकर हुचेंग को काफी बेइज्जती महसूस होती है और वो दवाइयों को साइड में फेंक कर सो जाता है। इस तरह निंग्यू से शक हुए बिना उसकी बात टाल देती है। अगले दिन ऑफिस में वो शूजी को मैसेज करता है कि तुम अपने बर्थडे की क्या तैयारी कर रही हो, तो उधर शूजी भी निंग्यू की लगाई हुई वीचैट की स्टोरीज देख रही थी जिनमें निंग्यू हुचेंग और जियुआन के साथ एक बीच पर गई हुई थी, इसलिए वो उसे कहती है कि मैं भी तुम्हें अपना बर्थडे मनाने के लिए एक जगह पर लेकर जाना चाहती हूँ। जब वो उसे उसी होटल में लेकर आती है जहाँ वो निंग्यू के साथ भी कुछ अर्सा पहले ठहरा था तो वो काफी हैरान होता है और वो कहती है कि मैं अपना बर्थडे इसी होटल में मनाना चाहती हूँ जो जगह हम दोनों के लिए खास हो। वो पहले तो खुश नहीं होता मगर फिर उसकी बात मानकर उसके हाथ पर हाथ रख लेता है
इधर निंग्यू ने हुचैंग के असिस्टेंट को अपने घर पर किसी काम के लिए बुलाया हुआ था और इन्हीं बातों ही बातों में वो उससे पूछ रही थी कि मुझे अच्छी तरह याद है कि हुचैंग होटल भी बुक नहीं कर पाता और पिछली बार भी होटल की बुकिंग तुम ही कर रहे थे। तो वो कहता है कि आपने ठीक कहा, जब भी हम ट्रैवलिंग करते हैं होटल की बुकिंग मैं ही करता हूँ। वो पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने बिजनेस के बहाने इधर उधर घूमने भी निकल जाता हो और वो वॉलीबॉल खेलते हुए ही बिजनेस की बातें करता हो। इस पर वो ज्यादा जवाब नहीं देता और कहता है कि भला वो सी साइड पर वॉलीबॉल कैसे खेल सकते हैं। अब उसको घर से भेजने के बाद निंग्यू शूजी की वीचैट चेक करती है तो उसने उसी सी साइड की एक वीडियो लगाई हुई थी, जो देखकर निंग्यू को याद आता है कि कुछ साल पहले वो इसी होटल में हुचेंग के साथ गई हुई थी। तब वो काफी दुखी थी और तब हुचेंग ने ही हमेशा उसका साथ निभाने की कस्में खाई थी। इस वीडियो को देखने के बाद वो समझ जाती है कि शूजी हुचेंग को लेकर ही वहाँ पर गई हुई है, इसलिए वो अपनी फ्रेंड को भी फोन करके बता देती है कि इस वक्त वो शूजी के साथ एक होटल में गया हुआ है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं वहाँ पर किसी को भेज के सब कुछ पता लगाती हूँ। उधर उस होटल में सी के पास ये दोनों थे और एक दूसरे के गले लग रहे थे कि तब लॉयर का भेजा हुआ आदमी उन दोनों की फोटो ले लेता है। फिर ये दोनों एक साथ एक कमरे में थे तो वो कहने लग जाती है कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। अब वो उसके साथ काफी घंटे गुजारती है और फिर उचेंग का एक डायमंड कार्ड लेकर वहाँ पर रिसेप्शन पे आती है और उन्हें बताती है कि मैं यहाँ की मेंबरशिप लेना चाहती हूँ और इस कार्ड के जरिए ना सिर्फ मुझे 12% डिस्काउंट मिलना है बल्कि मैं रूम्स की सिलेक्शन भी खुद कर सकती हूँ। वो हुचैंग के उस कार्ड को यूज कर लेती है तो लॉयर ली का भेजा हुआ जासूस भी उसकी सारी बातें सुन रहा था और वो ये खबर पीछे भी दे देता है। इधर लॉयर ली को भी वो सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और वो निंग्यू से भी कहती है कि उसने तो उसी होटल में बुकिंग करवा ली जहाँ पर हुचैंग के साथ तुम ठहरी थी। वो तो हुचैंग के साथ तुम्हारी बिताई हुई सारी यादें मिटाना चाहती है। लॉयर ली कहती है कि मुझे नहीं पता कि इस तरह के बेवफा आदमी अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर उसी जगह पर क्यों जाते हैं जहाँ पर वो कभी अपनी वाइफ को लेकर गए थे। इस तरह से तो वो आसानी से पकड़े जा सकते हैं और हुचैंग जैसे चालबाज आदमी से इस तरह की छोटी सी गलती करने की मैंने उम्मीद नहीं की थी। निंग्यू कहती है कि वो बहुत ही चालाक है लेकिन सारे बेवफा मर्दों की तरह उसमें भी घमंड और धोखा कूट कूट कर भरा हुआ है। अब फोन रखने के बाद वो रोने लग जाती है। बाद में ये लोग उस होटल से निकलते हैं तो वो उसे उसका कार्ड देती है तो वो कहता है कि तुमने मेरी इजाजत के बिना ही ये कार्ड ले लिया, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो वो कहती है कि पैसे तो मैंने खुद के ही खर्च किए हैं क्योंकि आज मेरा बर्थडे था, इसीलिए मैंने तुम्हारी तरफ से खुद को बर्थडे गिफ्ट दे दिया। तो वो कहता है कि तुम्हारा गिफ्ट मैं तुम्हें खुद दे दूंगा। इस पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारे पैसे खर्चना पसंद नहीं, इस कार्ड का पासवर्ड तुम्हारा बर्थ डेट है और मुझे ये होटल भी बहुत पसंद आया था। बस उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब तुम इस सी साइड पर आओगे तो तुम्हें किसी और की नहीं बल्कि सिर्फ मेरी याद आएगी। बाद में जब वो घर वापस आता है तो निंग्यू ने उससे कार्ड निकलवाने की पहले से तैयारी कर रखी थी और उसने इंटरनेट बंद करके रखा था। वो उससे कह देती है कि इंटरनेट फिर से बंद हो गया है, इसे ठीक करवा दो, मगर वो थके होने की वजह से कह देता है कि मैं इसे बाद में करवा दूंगा। तब वो उसे पानी दे देती है और तभी दरवाजे पे डिलीवरी वाला आता है। वो उससे डिलीवरी ले लेती है और कह देती है कि इंटरनेट आज बंद है इसलिए मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाऊंगी। ये कहकर वो इसी बहाने से हुचैंग का वॉलेट ले लेती है और डिलीवरी वाले को उसी से पेमेंट कर देती है, मगर उसी वॉलेट में उसे वो कार्ड मिल जाता है जिसे आज इन्होंने होटल की बुकिंग के लिए यूज किया था। और वो आकर उससे पूछती है कि ये तो वही कार्ड है जब हम होटल में घूमने गए थे, क्या तुम हाल ही में वहाँ पर घूमने गए थे। इस पर वो उठकर कहता है कि मैं एक क्लाइंट के साथ चला गया था और नासमझी में ही उसने मुझे एक कार्ड दिला दिया। वो उससे किसी तरह से वो कार्ड वापस लेना चाहता था मगर वो उसे कार्ड नहीं देती। तो फिर वो उसे फिर से बातों में लगाकर कहने लगता है कि वो जगह हमारे लिए बहुत खास है, इसीलिए शायद उस होटल की यादों ने मुझे बेवकूफ बनने पर मजबूर कर दिया और मैं गलती से ये कार्ड ले बैठा। वो रोते हुए कहने लग जाती है कि उस जगह की यादें तो मुझे भी आने लगी हैं। तब मैं बहुत बड़े सदमे से गुजर रही थी और तब तुम्ही ने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि अब से मेरी फैमिली तुम हो और तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे। वो जगह वाकई में हम दोनों के लिए बहुत खास है। इस पर वो कहता है कि फिर तो मेरा कार्ड लेने वाला फैसला बिल्कुल सही था, तो फिर क्यों ना मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें और जियुआन को वहाँ लेकर चलूं और तुम्हारा ख्याल रखने वाला वादा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। ये कहकर वो उसे गले लगा लेता है और वो भी उसके गले लग जाती है, मगर उसने अभी तक कार्ड को छोड़ा नहीं था और उसकी आंखों में आंसू भी आ रहे थे।
यहाँ दिखाया जाता है कि लॉयर शिनकैन अपनी लॉ फर्म से रिजाइन करने के बाद किसी दूसरी कंपनी में लीगल डिपार्टमेंट मैनेज करने लगा था और वहाँ उसके नीचे कुछ एम्प्लॉइज काम करने लगे थे। वहाँ हू चैन भी अपनी एक स्कूल रियूनियन पार्टी में गया हुआ था, जहाँ उसके कुछ पुराने क्लासमेट्स उसके बारे में उल्टी सीधी बातें सबको बताने लग जाते हैं और वहाँ उसकी एक पुरानी क्लासमेट शुआन भी आई हुई थी। तो वो लोग बताते हैं कि शुआन स्कूल में इसकी क्रश हुआ करती थी और ये उसे अपना लव लेटर तक नहीं दे पाया। हू चैन चुप करके सब कुछ बर्दाश्त करता रहता है, हालांकि उसे उनकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। पार्टी के बाद शुआन हू चैन के पास उसको वीचैट पर ऐड करने आती है, लेकिन वो उसे बिल्कुल इग्नोर करके वहाँ से गाड़ी ले जाता है। इसी गुस्से में वो शूजी के घर जाकर उससे हमदर्दी लेता है। अगले दिन निंग्यू जियुआन को स्कूल से पिक करने आती है तो उसकी एक दोस्त जियाओ वहाँ रो रही थी क्योंकि उसकी मॉम आज उसे अभी तक लेने नहीं आई थी और आज उसका बर्थडे भी था। इस पर जियुआन उसके साथ खेलने लगता है ताकि उसका दिल बहला सके, जबकि निंग्यू टीचर से बात करने लगती है तो वो बताती है कि जियाओ के मॉम और डैड दोनों काम में बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए बच्चों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। हम सब आपसे जलते हैं कि आपके पास इतना सपोर्टिव हस्बैंड है और आप घर पर रहकर आराम कर सकती हैं। जियुआन को घर लाने के बाद वो हुचैन को जियाओ वाली बात बताती है कि उसकी टीचर ने आज उसे नीचा दिखाया कि बाकी बच्चों की मॉम्स काम करती हैं और मैं सिर्फ बच्चों को स्कूल छोड़ने और लेकर जाने वाली मॉम हूँ, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं भी काम करूंगी। हुचैन के मनाने के बावजूद भी वो नहीं मानती, इसीलिए वो उसे अपने ही किसी क्लाइंट की तरफ से एक जॉब ढूंढ कर ला देता है जो कि घर पर रहकर की जा सके। बाद में निंग्यू लॉयर ली को बताती है कि वो फिर से मुझे अपनी मर्जी की जॉब करवाना चाहता है। वो भी कहती है कि उसके लिए तुम बीवी नहीं बल्कि एक मोहरा हो जिसे वो अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। निंग्यू कहती है कि इसीलिए मैं अब अपनी पुरानी लॉ फर्म में डायरेक्टर से कोई छोटी सी जॉब मांगने जा रही हूँ क्योंकि मेरे बदनाम होने के बाद मुझे कोई बड़ी जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अगले दिन वो लॉ फर्म के डायरेक्टर से मिलकर उनसे जॉब की बात करती है तो वो बताते हैं कि जियुआन के पैदा होने के बाद भी उन्होंने निंग्यू की जॉब की पोजीशन खाली रखी थी ताकि वो वापस आकर उसे ज्वाइन कर ले, मगर वो वापस आई ही नहीं। तभी वहाँ शिनकैन भी आ जाता है और पता चलता है कि ये निंग्यू के जूनियर के तौर पर इसी लॉ फर्म में काम किया करता था। डायरेक्टर शिनकैन से भी यही बात कर लेते हैं कि वो निंग्यू को जॉब पर रख ले। शिनकैन फिर उससे होटल में मिलकर कहता है कि आप तो इतनी जबरदस्त लॉयर हैं, तो फिर कोई छोटी सी जॉब क्यों ढूंढ रही हैं? तो वो कहती है कि मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द जॉब चाहिए, मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनूंगी। रात को फिर वो हुचैन को दूध देने आती है और बातों ही बातों में उसे बता देती है कि उसे जॉब मिल गई है और जॉब देने वाला एक पुराना दोस्त है। वो बिजी होने की वजह से इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले ही दिन वो शिनकैन के ऑफिस में आकर उसकी असिस्टेंट के तौर पर काम करने लगती है। निंग्यू को काम करते देखकर टीम भी हैरान होती है कि शिनकैन तो पहले असिस्टेंट रखने से मना किया करता था, फिर अब उसने अचानक इसे क्यों रख लिया। बाद में हुचैन एक पार्टनर कंपनी के साथ डील कॉन्ट्रैक्ट की बात करने आया हुआ था और शूजी भी वहाँ पर थी। तो पता चलता है कि उस पार्टनर कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट हेड अब शिनकैन है। दोनों एक दूसरे को फिर से देखकर बहुत हैरान थे, मगर हुचैन को डर था कि अब ये डील उसके हाथों में आ गई है क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करेगा डील तभी होगी। ये लोग एक दूसरे के साथ डील और कॉन्ट्रैक्ट की बातें करते हैं और मीटिंग के बाद हुचैन काफी परेशान हो जाता है। शूजी उसे कहती है कि इसीलिए हर किसी से दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, देखा ना आज डील की किस्मत उसके हाथों में चली गई और तुम फंस गए। बाद में निंग्यू लॉयर ली के साथ होती है और ये दोनों उस कंपनी के इवेंट को देख रही थी जिसमें हुचैन और शूजी सभी होने वाले थे और उस इवेंट के बारे में ही ये लोग प्लानिंग कर रही थी। वो कहती है कि मैं जल्दी अलग घर ले लूंगी और फिर हुचैन से तलाक फाइल कर दूंगी। उधर कंपनी में इवेंट चल रहा था। शूजी उसे मैसेज कर रही थी कि अपनी कामयाबी का क्रेडिट मुझे भी देना और मेरे बारे में अच्छी सी स्पीच दे देना। दूसरी तरफ निंग्यू अपने डायरेक्टर से कुछ फाइल्स लेने आई हुई थी तो वो फिर से वही बातें करते हैं कि तुम्हारे बच्चे के पैदा होने के बाद अगर तुम इतनी बीमार ना होती तो आज भी तुम किसी बड़ी पोस्ट पर होती। वो बताती है कि मुझे उस वक्त डिप्रेशन जरूर हुई थी लेकिन वो इतनी ज्यादा भी नहीं थी। क्या आपसे ये सब मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं इतनी बीमार हूँ कि खुद पर काबू खोकर किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हूँ? डायरेक्टर कहते हैं कि हाँ उसने यही सब बोला था और तुमने मैसेज पर भी यही कहा था कि अब तुम काम नहीं करना चाहती। ये सब सुनकर निंग्यू कहती है कि वो मैसेज भी जरूर हुचैन ने ही किया होगा, मतलब निंग्यू की जॉब छुड़ाने के पीछे भी हुचैन का हाथ था। अब उस इवेंट में हुचैन अपनी कामयाबी की स्पीच देता है और उन सारी चीजों का क्रेडिट अपनी पार्टनर शूजी को देने लगता है, मगर तभी वहां निंग्यू पहुंच जाती है जिसको देखकर वो अपनी बात बदलकर अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपनी वाइफ निंग्यू को दे देता है।
वो भी स्टेज पर आकर हुचैन की तारीफ कर देती है कि ये एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छा जिम्मेदार हस्बैंड और फादर भी है। इवेंट के बाद वो निंग्यू से घर पर जाकर कहता है कि तुम किसी असिस्टेंट की जॉब क्यों कर रही हो, ये तुम्हारे लेवल की जॉब नहीं है, क्या मैं तुम्हें सर्विस स्टेशन फिर से खुलवा दूं? मगर निग्यू समझदारी से उसकी बातों को टाल देती है और इस बात पर अड़ी रहती है कि वो यही जॉब करेगी। अगले दिन वो जियुआन को स्कूल ले जाती है तो इसे फोन पर किसी से पता चल जाता है कि दरअसल वो शिनकैन की असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही है। ये बात उसे और भी ज्यादा झटका देती है। वहाँ शिनकैन भी अपने एम्प्लॉयज को समझा देता है कि हुचैन की कंपनी की तरफ से आया हुआ कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करने में कोई भी जल्दी नहीं करनी। बाद में हुचैन फिशिंग पर आया होता है कि तब हुचैन भी वहाँ आ जाता है और फिशिंग करते करते उससे रिक्वेस्ट करता है कि अगर वो दुश्मनी निकालना चाहता है तो उससे निकाले, लेकिन उसकी वाइफ उसकी असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही है तो वो इस दुश्मनी का गुस्सा उस पर मत निकाले, क्योंकि उसकी वाइफ पहले ही बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है। इधर शूजी, जिसको पहले ही इस बात का गुस्सा था कि इवेंट में हुचैन की कामयाबी का क्रेडिट उसे नहीं मिला बल्कि उसकी वाइफ निंग्यू को मिल गया, वो हुचैन के ऑफिस आकर उससे बात करती है कि वो उसे अपनी ग्रैंड माँ से मिलवाना चाहती है और फिर ये दोनों अपने रिश्ते की बात करेंगे। मगर वो उनसे मिलना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसकी बात टाल देता है, जिस बात पर इसे बहुत गुस्सा आता है। इधर शिनकैन भी अपनी ऑफिस वापस आने के बाद निंग्यू के केस के बारे में रिसर्च कर रहा था और उसे सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे निंग्यू के पास आए एक केस के सबूत लीक हो गए, जिसके बाद उस कपल के बच्चे ने छत से छलांग लगा दी। अगले दिन वो जब जियुआन को स्कूल से लेने जाती है तो पता चलता है कि वो जियाओ का अंकल है। तब वो बातों ही बातों में उससे पूछ लेता है कि इतनी शानदार लॉयर होने के बावजूद तुम एक छोटी सी जॉब क्यों कर रही हो, आप जरूर मुझे पूरा सच नहीं बता रही। मगर वो सिर्फ इतना कह देती है कि मेरे पास वक्त नहीं था, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इस जॉब की जरूरत थी। इस बात पर वो नाराज होकर जियाओ को वहाँ से ले जाता है। रात को जब वो रूम में बैठी काम कर रही होती है तो उचेन उससे आकर कहने लगता है कि क्या तुम्हारा नया लीडर तुम्हें परेशान तो नहीं करता, उसकी और मेरी किसी बात पर दुश्मनी हो गई थी, इसीलिए अब वो डील का कॉन्ट्रैक्ट भी अप्रूव नहीं कर रहा। अगर वो तुम्हें परेशान करना शुरू करे तो तुम काम का बिल्कुल प्रेशर मत लेना और आराम से घर बैठ जाना। इस पर वो कहती है कि वो अगर चाहे तो खुद मुझे काम से निकालेगा, लेकिन मैं खुद से रिजाइन नहीं करूंगी। अगले दिन वो ऑफिस में शिनकैन को बताती है कि आप चाहे माने या ना माने, लेकिन ये जॉब मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं ये बात साबित करना चाहती हूँ कि इस दुनिया में मेरी भी कोई जगह है, आपको सिर्फ मुझ पर भरोसा करना है कि आज भी मैं 5 साल पहले वाली निंग्यू ही हूँ और बस किसी और की बातों में मत आइएगा। बाद में ये दोनों एक डील की बात करने के लिए मीटिंग रूम में बैठे हुए थे और वहाँ दूसरी तरफ से शूजी आई हुई थी। वो लोग उस प्रोजेक्ट की बात करते हैं और फिर शूजी निंग्यू के साथ होटल जाने की बात करती है। जब ये दोनों वहाँ पर खाना खा रही थी तभी वो लोग बातों ही बातों में एक दूसरे को काफी कुछ सुना रही थी। निंग्यू कह रही थी कि मेरे हस्बैंड के साथ काफी सारे लोगों ने डील्स करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग रिस्क का अंदाजा नहीं लगा पाए और आखिर में उन सब की इन्वेस्टमेंट डूब गई और फिर वो लोग डील तोड़कर भाग गए। लेकिन आप सिर्फ इकलौती हैं जो बहादुर बनकर मेरे हस्बैंड के साथ डील करने पर तैयार हुई हैं। वहाँ हुचैन पार्टी के इवेंट की कुछ फोटोज देख रहा था जिनमें उसे लॉयर ली का भेजा हुआ जासूस नजर आता है और क्योंकि वो उससे पहले भी कई बार टकरा चुका था इसलिए वो अपने आदमी से कह देता है कि वो इस आदमी के बारे में पता लगाए। तभी उसे निंग्यू की तरफ से एक मैसेज आता है कि वो एक कैफे पहुंचे क्योंकि वो उसे किसी दोस्त से मिलवाना चाहती है। उधर शूजी निंग्यू को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही थी कि उसका बॉयफ्रेंड एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बिल्कुल हुचैन की तरह, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड ही है जो उसका पीछा नहीं छोड़ रही। वैसे तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन उसके बॉयफ्रेंड और उसके स्टेटस के अलावा वो कुछ भी नहीं है। इस पर निंग्यू कहती है कि फिर इस मुश्किल का हल तो आसान है, जब तुम लोग शादी कर लोगे तो वो तुम लोगों का पीछा छोड़ देगी। ये सुनकर वो भी चुप हो जाती है। शूजी, जो कि निंग्यू को अपने बॉयफ्रेंड के दिए हुए गिफ्ट्स दिखाकर चढ़ा रही थी, हुचैंग के वहाँ अचानक पहुंच जाने से काफी हैरान होती है। निंग्यू उसे अपने साथ बिठाकर शूजी से काफी सारी बातें करती है कि कैसे उसका हस्बैंड उसकी हर चीज का ख्याल रखता है और उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता। ये सारी बातें शूजी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और निंग्यू तब बातों ही बातों में उसे होटल मेंबरशिप वाला वो कार्ड निकाल कर दिखाती है और बताती है कि हुचैंग ने उसे ये गिफ्ट में दिया है। उस कार्ड को देखते ही शूजी के दिल पर खंजर चल जाता है और वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और उठकर वहाँ से चली जाती है। हुचैंग निंग्यू से पूछता है कि तुमने उससे ये सब क्यों कहा, तुम तो अपने प्यार का शो ऑफ कभी नहीं करती।
इस पर निंग्यू उसे रोते हुए बता देती है कि वो जान चुकी है कि जिस बॉयफ्रेंड की वो बात कर रही थी वो तुम ही हो। हू चैन इस बात का इनकार करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम्हें शक है तो मैं उसकी जगह किसी लड़के को मैनेजर के तौर पर रख लेता हूँ। इन बातों पर भी निंग्यू यही कह देती है कि जब से तुम मुझसे बातें छुपाने लगे हो तब से मेरा भरोसा तुमसे उठ गया है। इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है और रात को भी वो हू चैंग के साथ नहीं सोती क्योंकि वो अब अपनी नाराजगी का इजहार खुलकर कर रही थी। तभी उनके घर की बिल्डिंग के बाहर शूजी अपनी कार लेकर पहुंच जाती है और हू चैंग को बाहर बुलाकर उससे बात करती है कि उसके लिए उसकी बीवी कब से हैम हो गई। वो उसे जाने को बोल रहा था लेकिन वो यही कह रही थी कि तुम्हें मुझे अपनाना होगा। तभी निंग्यू भी बाहर आ जाती है और उसे देखने के बाद हू चैंग को आखिरकार यही फैसला लेना पड़ता है कि वो उससे यहाँ से जाने को बोल दे। शूजी को वहाँ से जाने को बोला गया इसलिए वो भी वहाँ से नाराज होकर आखिरकार चली ही जाती है। फिर वो आकर निंग्यू से कहता है कि अब मैंने उसे निकाल दिया है, क्या अब तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है लेकिन निंग्यू अब उस पर कैसे भरोसा कर सकती थी इसलिए वो चुप रहती है। अगले दिन निंग्यू और शिनकैन बच्चों को लेकर स्कूल ट्रिप पर आए हुए थे। तभी वहाँ बच्चों के बीच में हुए झगड़े की वजह से किसी बच्चे का फादर जीवान को मारने के लिए दौड़ रहा था क्योंकि उसका कहना था कि उसने उसके बेटे को मारा है। इसी हाथापाई के बीच में निंग्यू को गिरकर चोट लग जाती है और फिर ये लोग पुलिस स्टेशन से होकर आते हैं। निंग्यू शिनकैन का शुक्रिया अदा करती है। जब ये लोग घर आते हैं तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। तब जीवान उसे बता देता है कि एक बच्चा उसे परेशान कर रहा था और उस बच्चे के डैड ने लड़ाई करके जीवान और उसकी मॉम को चोट लगा दी। अगले दिन जब वो जीवान को स्कूल छोड़ने आती है तब पता चलता है कि उस बच्चे के फादर को कल रात पुलिस ले गई क्योंकि उसके फादर की किसी ने कंप्लेंट कर दी थी। निंग्यू को शक हो जाता है इसलिए वो वापस जाकर हू चैंग से पूछती है कि क्या उसकी शिकायत तुमने करवाई थी। इस पर वो कहता है कि जो भी तुम्हें और जीवान को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस पर वो कहती है कि तुम किसी को भी अपनी बीवी और बच्चे को तकलीफ पहुंचाने नहीं दोगे, लेकिन क्या तुम खुद ये सब करते रहोगे। बाद में निंग्यू अपने कोलीग्स के साथ खाना खा के वहाँ से जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे हू चैंग मिलता है जो कि उसे वहाँ से पिक करने के बाद घर लाता है। निंग्यू उससे कोई बात नहीं कर रही थी तो वो कहता है कि आज तो तुम अपने कोलीग्स के साथ बहुत फन करके आई हो, क्या तुम्हें आजादी की इतनी तड़प थी। ये सारी बातें सुनकर आखिरकार वो भड़क उठती है और फिर रोते हुए कह ही देती है कि तुमने मेरे दोस्त और कोलीग सब एक एक करके छुड़वा दिए। हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ कि तुमने सबको मुझसे दूर करके मुझे तन्हा कर दिया। तुम्हारा बहाना ये था कि तुम मेरी परवाह करने के लिए ये सब करते हो, हालांकि बस तुम मुझे घर में बंद रखकर मेरी जासूसी करना चाहते थे। मैं तुमसे नफरत ही करती हूँ कि तुमने मेरा करियर तबाह कर दिया और मुझे कैद करके रखा। इन सारी बातों पर वो उसे गले लगा लेता है और फिर सारी गलतियों को कबूल करते हुए उसे कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा और उसका ख्याल रखेगा। तभी हू चैंग का फोन बजता है और पता चलता है कि जीवान इस वक्त हॉस्पिटल में है। ये खबर सुनकर वो जल्दी से वहाँ भागते हैं। जीवान इस वक्त इमरजेंसी रूम में था। जब वो लोग डॉक्टर से उसके बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि उसकी सिम्टम्स किसी ब्लड डिसीज की हैं और टेस्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर उसे बीमारी है क्या। इन सारी बातों पर वो परेशान हो जाते हैं कि उसे कहीं कोई सीरियस बीमारी ना निकल आए और उस टेस्ट के लिए उन्हें बोन मैरो चाहिए जो कि निकालने के लिए भी बच्चे को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। ये सारी बातें सुनकर वो बहुत टूट जाते हैं मगर हू चैंग उसे तसल्ली देता है। अगले दिन निंग्यू अपने बच्चे के बेड के साथ ही सोई हुई थी कि तब हू चैंग उसके आंसू पोंछता है क्योंकि वो सोते सोते भी रो ही रही थी। फिर वो दोनों जीवान को समझाते हैं कि वो इन टेस्ट के लिए बहादुर बने और उसे बहादुर बन के इस दर्द का मुकाबला करना है। बाद में जीवान को पंक्चर लगाकर उसका बोन मैरो निकाला जाता है और ये दोनों बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे। निंग्यू को अपने बच्चे की तकलीफ का काफी दुख था और हू चैन ही उसके साथ बैठकर उसे तसल्ली दे रहा था। आखिरकार बाद में डॉक्टर टेस्ट का रिजल्ट लेकर आता है और पता चलता है कि बच्चे को ब्लड कैंसर नहीं था और 2 से 3 हफ्ते के इलाज के बाद वो ठीक हो जाएगा। ये सारी बात सुनकर उन्हें तसल्ली होती है। तब हू चैन उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि अब से वो इन दोनों को टाइम देगा और ये दोनों साथ में उसके घर चलें। निंग्यू का दिल पहले ही पिघल चुका था इसलिए वो उसे हाँ कर देती है। बाद में हू चैंग अपनी कंपनी की लिस्टिंग करवाने में काफी जल्दी कर रहा था और इसी जल्दबाजी को देखकर फाइनेंस डायरेक्टर और जाओवी उसे एडवाइस कर रहे थे कि वो इसमें जल्दबाजी ना करे, मगर उसकी जिद थी कि जीवान के बीमार होने के बाद उसे समझ आ गई है कि उसे अपनी कंपनी को बेहतर से बेहतर बनाना है ताकि वो अपनी फैमिली को बेस्ट लाइफ दे सके। बाद में यहाँ हॉस्पिटल में जीवान के दादा दादी उससे मिलने पहुँच जाते हैं और जीवान के लिए बहुत सारा खाना लेकर आते हैं।
जो कि उसके लिए अभी खाना सही नहीं था। तभी नर्स आकर उन्हें मना कर देती है कि वो बच्चे को इस हालत में ये सब ना खिलाएं, और निंग्यू उन्हें बता देती है कि वो उनके लिए होटल बुक कर देगी ताकि वो वहां जाकर आराम कर लें। होटल की बात सुनकर दादा को बहुत गुस्सा आता है कि वो अपने बेटे के घर क्यों नहीं जाएंगे, इसलिए वो फोन करके हुचेंग को भी इन सारी चीजों की खबर दे देते हैं। हुचेंग भी उनसे कह देता है कि अभी के लिए आप होटल ही चले जाइए। बाद में वो निंग्यू के पास हॉस्पिटल में आकर उसे समझाता है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहता है, और जियुआन के बीमार होने के बाद उसे फैमिली का असली मतलब समझ आ गया है कि उसे इन दोनों के अलावा दुनिया में और किसी चीज की जरूरत नहीं है। इन सारी बातों को सुनकर निंग्यू काफी कंफ्यूज हो जाती है कि वो अब क्या फैसला ले। फिर आखिर में वो सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम ले लेती है, और फिर जियुआन और दादा दादी को लेकर ये लोग घर पहुंच जाते हैं। दादाजी घर पहुंचने के बाद हुचैन को बताते हैं कि वो अपने भांजे जीबो को काम पर रख ले। हुचैन को ये सिफारिश वाली बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो उसे बाद में पर्सनली इंटरव्यू करता है और उसे पहले ही बता देता है कि सिर्फ उसका भांजा होने की वजह से उसे कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, और अगर वो यहाँ पर काम करना चाहता है तो फिर उसे भी बहुत मेहनत करनी होगी, वरना उसकी यहाँ पर कोई भी इज्जत नहीं करेगा। आखिरकार वो उसे यहाँ जॉब पर रख ही लेता है, लेकिन जीबू के बारे में कंपनी में पहले से ही बातें शुरू हो चुकी थी कि ये यहाँ पर सिफारिश से आया है, और अब उसे इनकी बातें सुनते हुए ही काम करना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी वो ठान लेता है कि वो यहाँ पर काम करके दिखाएगा। उधर निगियो और शिनगैन भी जाकर केसेस के मामलात को हैंडल कर रहे थे, और लोग इनकी काफी तारीफ कर रहे थे। फिर ये लोग काम खत्म करके जब जा रहे थे तब वो उसे बताता है कि कुछ ही दिनों में उसे यहाँ परमानेंट जॉब मिल जाएगी। ये सुनकर निंग्यू काफी खुश होती है। घर पर जियुआन अपनी मॉम की मदद करने किचन जाने लगता है कि उसके दादाजी उसे समझाते हैं कि आदमियों को कभी भी किचन में नहीं जाना चाहिए, किचन में सिर्फ औरतें काम करती हैं। निंग्यू आकर उनसे कहती है कि जब से मैंने जॉब पर जाना शुरू किया है तब से हुचैंग अपने लिए खुद खाना बनाता है, और अब वो काफी अच्छा बनाने लगा है। इस पर दादाजी कहते हैं कि हुचैंग को खाना बनाने की क्या जरूरत है, आइंदा कभी तुम उसे खाना बनाने को मत कहना। निंग्यू पूछती है कि अगर उसके साथ कोई भी नहीं रहा उस वक्त के लिए उसे खुद से खाना बनाना आना चाहिए। इस पर दादाजी कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब हुआ, मेरा बेटा तो इतना अमीर है, उसे खाना खाने की प्रॉब्लम कभी हो ही नहीं सकती। निंग्यू किचन में जाकर दादी की मदद करने लगती है, लेकिन वो उसे कोई भी मदद नहीं करने देती। हुचैन घर आकर उससे पूछता है कि मॉम अकेले काम क्यों कर रही हैं, तो निंग्यू उसे बताती है कि मॉम कह रही थी कि उन्हें मेरी मदद नहीं चाहिए। तब वो उसे ये भी बताती है कि मेरी गर्दन में कुछ प्रॉब्लम है। ये देखकर हुचैंग उसके गर्दन पर लगाने के लिए कोई दवा ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे मिलती नहीं तो वो दवा लेने बाहर चला जाता है, और रास्ते में उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। जब घर पर निंग्यू को उसकी एक्सीडेंट की खबर मिलती है तो वो भागकर हॉस्पिटल जाती है, और वहाँ पर उसे एक पेशेंट नजर आता है जिसकी बहुत सीरियस कंडीशन थी। ये देखकर निंग्यू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और उसे हुचैन की बातें याद आती है कि हुचैन ने उससे कहा था कि उसके लिए अब उसकी वाइफ और बच्चा ही सबसे ज्यादा जरूरी हैं, और उसे अब जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। ये बातें याद करते हुए वो काफी सदमे में थी कि तभी उसके पास हुचैन आ जाता है, जो कि इतनी सीरियस कंडीशन में नहीं था। उसे सही सलामत देखकर वो रोते हुए उसके गले लग जाती है, लेकिन उसे समझ भी आ गया था कि अगर हुचैंग को कुछ हुआ तो वो ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। फिर जब वो घर वापस आते हैं तो हुचैंग उससे माफी मांगता है, और अपनी सारी गलतियां मानते हुए उससे वादा करता है कि वो खुद को बदल कर उसका भरोसा फिर से जीतेगा, और अपनी फैमिली को जोड़कर रखने और उसको हर तरह की खुशी देने के लिए काम करेगा। इन्हीं सारी बातों के चलते वो निंग्यू की मॉम को नर्सिंग होम से घर ले आता है ताकि निंग्यू अपनी मॉम के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन निंग्यू की मॉम के घर आ जाने पर दादाजी को काफी एतराज होता है, और वो कहते हैं कि हुचैन ने अपने भांजे को तो घर पर रखा नहीं और निंग्यू की मॉम को घर पर उठा कर ले आया। बाद में वो अपने घर का माहौल अच्छा करने के लिए निंग्यू और अपने बच्चे को शॉपिंग पर भी लेकर जाता है, और उसे उसकी मर्जी के कपड़े दिलाता है। घर वापस आने के बाद निंग्यू उसे बताती है कि अब मेरी जॉब परमानेंट होने वाली है और मैं अब अपने काम को करते रहना चाहती हूँ। इस पर वो भी कोई एतराज नहीं करता और उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करता है। निंग्यू को लगता है कि हुचैंग अब वाकई में बदल रहा है, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम भी बेड पर आकर सो सकते हो। लेकिन हुचैंग पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए वो कुछ वक्त लेगी, इसीलिए वो अपने खोए हुए भरोसे को फिर से जीतने के लिए इंतजार करने का इरादा करता है। अगले दिन जोंगजी कंपनी में उनका बॉस उन्हें बता रहा था कि कंपनी में एक इन्वेस्टिगेशन होगी ताकि पता चले कि कोई भी डिपार्टमेंट किसी से रिश्वत लेने और हेरा फेरी करने में शामिल नहीं है। इस इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी शिनकैन को दी जाती है
है, जो सुनकर मिस्टर चैन खुश नहीं होता। इस इन्वेस्टिगेशन की बात सुनकर निंग्यू भी शिनकैन से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी इस इन्वेस्टिगेशन में उसे काम करने दे, तो वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। फिर निंग्यू अपनी टीम के साथ बैठी सारी चीजों को चेक करती है और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। बाद में निंग्यू जब घर वापस आ रही थी तो हुचेन उसके पास आता है और उसे पहले से पता था कि निंग्यू की हील की वजह से उसके पैर पर चोट आ जाएगी, इसीलिए वो उसे घर ले जाने से पहले उसके पाँव पर एक बैंडेड लगा देता है। जो चीज देखकर निंग्यू को काफी खुशी होती है और वो हुचेंग में आ रहे बदलाव को अब मानने लगी थी। बाद में हुचेंग को डिनर की टेबल पर एक फोन आता है। जब वो फोन उठाने साइड में जाता है तो पता चलता है कि उसकी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा था उस इन्वेस्टर को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस वजह से वो इन्वेस्टमेंट रुक गई है। इसीलिए अब जोंगजी के मिस्टर चैन को कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। इन सारी बातों से वो काफी परेशान हो जाता है। बाद में दादाजी टीवी देख रहे थे और दादी जी किचन में बर्तन धो रही थी। निंगी उन्हें बताती है कि उन्हें खुद से बर्तन धोने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो डिश वॉशर को यूज कर सकती है। लेकिन दादी जी खुद ही बर्तन धोने की जिद करती हैं और निंग्यू को भी मदद नहीं करने देती। दादाजी बस बैठे बैठे हुक्म झाड़ते रहते हैं और निंग्यू बस दादी जी को मजदूरों की तरह काम करते हुए देखती रहती है। निंग्यू की मोम उससे कमरे में कहती है कि दादाजी का रवैया बहुत खराब है और दादाजी वॉशरूम जाने के अलावा बस खाते हैं और टीवी देखते जाते हैं। निंग्यू की मोम का कहना था कि दादी जी अपने साथ होने वाले जुल्म पर बोलती क्यों नहीं है, तो निंग्यू कहती है कि सालों तक उन्होंने यही सब कुछ झेला है कि उन्हें हर बात पर डांट पड़ती है, इसलिए अब उन्हें ये सब सहने की आदत हो चुकी है। बाद में निंग्यू दादाजी के सामने से कुछ सामान उठाने लगती है तो दादाजी कहते हैं कि टीवी के सामने से हट जाओ। निंग्यू उनसे कहती है कि खाना खाने के बाद आपको फौरी तौर पर लेटना नहीं चाहिए, यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस पर दादाजी और भी ज्यादा चौड़े होकर लेट जाते हैं क्योंकि वो औरतों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। तब हुचेंग भी जाकर निंग्यू की साइड लेता है तो दादाजी उसकी बात मानकर उठकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन हुचेंग काम पर उनसे कह देता है कि आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए मेरा पर्सनल अकाउंट यूज कर लीजिए। इस तरह से हुचेंग अपनी जेब से पैसे डालकर वो इन्वेस्टमेंट की रकम पूरी कर लेता है। बाद में हुचेन जोंगजी के मैनेजर चैन से भी मुलाकात करता है और उससे भी कहता है कि आपको भी मिस्टर मो के गिरफ्तार होने वाली खबर पता चल ही गई होगी, इसीलिए आपकी कंपनी शायद डील वापस लेने की कोशिश करे। मिस्टर मो भी अब इन्वेस्टमेंट वाली बात पर शक कर रहा था, इसलिए हुचेंग अपना कार्ड खेलता है और उसे अपने एक दोस्त से मिलवाता है जो कि शियानमिन कैपिटल बैंक का प्रेसिडेंट है। मो और उसकी दोस्ती को देखते हुए मिस्टर चैन का रवैया बदल जाता है और वो सोच लेता है कि इस डील में अब कोई खतरा नहीं रहा। इधर निंग्यू की कोलीग पेंजी अपनी ग्रैंडमा का बर्थडे मनाने के लिए घर आती है और अपनी हाफ सिस्टर से मिलती है जो कि शूजी थी। मतलब शूजी को जिस ग्रैंडमा ने पाला वो यही ग्रैंडमा थी। बाद में शूजी जब ग्रैंडमा से मिलने के बाद घर से जा रही थी तो पेंजाई उससे कहती है कि मैं ग्रैंडमा का पूरा ख्याल रखूंगी, आप बेफिक्र होकर जाइए। शूजी उससे पूछती है कि तुम आजकल कौन सी जॉब पर जाती हो, तो वो उसे बताती है कि वो जोंगजी के लीगल डिपार्टमेंट में काम करती है। जो सुनकर शूजी को भी पता चल जाता है कि उसका लीडर शिनकैन है और ये बात पता लगने के बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है कि वो शिनकैन और निंग्यू से बदला ले। अगले दिन निंग्यू जब स्कूल से जीवान को घर लेकर आती है तो हुचेंग ने उन दोनों के लिए खाना बनाकर रखा हुआ था और ये सब देखने के बाद दादाजी काफी एतराज करते हैं कि हुचेंग आजकल अपनी बीवी के लिए खाना क्यों बनाता है। ये सब तो बहुत शर्म की बात है, लेकिन हुचेंग फिर भी उसका भरोसा जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था और खाना खाते हुए भी ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। बाद में वो निंग्यू के साथ कमरे में रोमांटिक डांस भी करता है। अभी इन दोनों का रिश्ता ठीक होना शुरू ही हुआ था कि तब ऑफिस में हुचेन को उसका असिस्टेंट आकर खबर देता है कि वो जिस आदमी का बैकग्राउंड पता लगाना चाहता था वो एक डिवोर्स लॉयर शियाओ का असिस्टेंट है और वो आदमी जरूर लॉयर शियाओ के कहने पर ही आपकी जासूसी कर रहा था। ये सारी बातें सुनकर हुचेन को काफी बड़ा झटका लगता है और काफी गुस्सा भी आता है। इधर निंग्यू भी अपनी लॉयर फ्रेंड ली शियाओ से ही मिलने आई हुई थी और उसे बता रही थी कि वो अपनी शादी को एक दूसरा मौका देना चाहती है। फिर वो उससे मिलने के बाद खुशी खुशी बाहर निकलती है कि तब उसे हुचेन का फोन आता है और वो उससे पूछता है कि तुम इस वक्त कहाँ हो, तो वो उसे बताती है कि अब मैं बस जीयुआन को स्कूल से लेने जा रही हूँ। दरअसल वो इस वक्त गाड़ी में बैठा इन्हीं दोनों को देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक करती हैं और लॉयर शियाओ उससे कह देती है कि उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारा शादी को दूसरा मौका देने वाला फैसला सही रहेगा। अब वो भी वहाँ से चली जाती है और इसे सारी सच्चाई जानने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि निंग्यू उसकी पीठ पीछे उसकी जासूसी करवा रही थी और वो एक तलाक वाली लॉयर से मिलने जाती है, इसलिए अब उसका रवैया फिर से पहले जैसा हो गया था। यहाँ जोंगजी कंपनी में शिनकैन की प्रमोशन की बात चल रही थी कि अब उसे लीगल डायरेक्टर बना दिया जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था
कि अभी उन पर एक और मुश्किल आने वाली है, और वो मुश्किल शूजी थी, जो कि किसी रिश्वत और ओहदे को गलत इस्तेमाल करने की सबूत लेकर शिनकैन की कंपनी में उसकी कंप्लेंट करने आई थी। उस कंप्लेंट के होते ही वो लोग शिनकैन की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं और शिनकैन को ऑफिस बुलाकर उससे काफी सारी बातें पूछी जाती हैं। यहाँ निंग्यू परमानेंट एम्प्लॉय बनने के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही थी और अब वो काफी खुश थी कि उसकी जॉब अब परमानेंट हो चुकी है। दूसरी तरफ कंपनी में डिनर करते हुए सभी लोग काफी खुश थे। जीबू भी आकर डिनर ज्वाइन करता है कि तब हुचैंग काफी ज्यादा पीने की वजह से अपना सारा गुस्सा जीबो पर उतार देता है और उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाता है कि उसकी मॉम की सर्जरी होने वाली है और जिन कामों पर उसे खास ध्यान देना चाहिए वो उन कामों को करने की बजाय महंगे महंगे कपड़े खरीद रहा है और मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इन सारी बातों से जीबू को बहुत बुरा लगता है। यहाँ शिनकैन पर जो इल्जाम लगे थे वो उनकी वजह से काफी परेशान था और उसे याद भी आ रहा था कि कैसे उस पर अपने ओहदे का गलत फायदा उठाने का इल्जाम लगाया गया। इसलिए वो काफी परेशान था कि इस इन्वेस्टिगेशन का नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि कुछ कामों में घपले भी हुए थे और उनका इल्जाम भी इसी पर आ रहा था। वो समंदर के पास आकर बैठता है कि तब शिनकैन की मुलाकात मो से होती है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं थे, लेकिन वो उसके चेहरे को देखकर समझ जाता है कि उसे कुछ प्रॉब्लम है। इसलिए वो उसे समंदर को दिखाकर समझाता है कि जब हम समंदर को ऊपर से देखते हैं तब हमें अपनी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन सिर्फ देखने का नजरिया बदल देने से हमें अपनी प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी। इसलिए जो भी मुश्किल आए उसको छोटा समझकर बहादुरी से जिंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। इन सारी बातों से शिनकैन को मोटिवेशन मिलती है और वो उसका शुक्रिया अदा करता है। इन्हीं सब बातों के चलते कंपनी की नई वाइस प्रेसिडेंट रखी जाती है, जो कि शिन को ऑफिस बुलाकर उससे इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करती है और वो शिनकैन को बताती है कि अब से सब कुछ वो इसी को डायरेक्टली रिपोर्ट किया करेगा। इधर दूसरे डिपार्टमेंट्स के लोग भी निंग्यू को बुलाकर उसे अपनी मुश्किलों का जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि उसी की वजह से काम में काफी सारी प्रॉब्लम्स आ गईं। मगर तभी शिनकैन वहां जाकर निंग्यू की साइड लेता है और उन लोगों को आईना दिखा देता है। यहाँ शूजी कुछ फाइल पेंजी को दे देती है। उसने दरअसल इसे बताया ही नहीं था कि वो इन फाइल्स की मदद से शिनकैन की कंप्लेंट करवा कर आई है और अब काम खत्म होने के बाद उसने इसे ये डॉक्यूमेंट्स वापस कर दिए थे। बाद में हुचैंग मू के साथ गोल्फ खेल रहा था कि तब वहाँ मो की एक पुरानी दोस्त आती है और पता चलता है कि वो पुरानी दोस्त शूजी थी और ये दोनों फिर से एक दूसरे को आमने सामने देखकर हैरान हो जाते हैं। अब मो की वजह से फिर से ये लोग आपस में मिलने लगे थे और इनकी मुलाकात मो के साथ डिनर पर भी हुई, जहाँ पर इनकी पुरानी यादें ताजा होने लगी। लेकिन जब डिनर खत्म हुआ तब होचैंग को पता चला कि शूजी का अब एक नया बॉयफ्रेंड है, क्योंकि वो किसी लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर यहाँ से चली गई थी। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल चुका था कि शिनकैन पर जितने भी इल्जाम लगे वो सब झूठ थे और इस बात की अनाउंसमेंट के साथ ही सारी टीम बहुत खुश थी और सारे कोलीग्स मिलकर फिर एक डिनर पार्टी भी करते हैं। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा देर नहीं चलती, क्योंकि मिस याटिंग ऑफिस में बुलाकर उसे बताती हैं कि कुछ ही देर में काफी सारे स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हालांकि लीगल डिपार्टमेंट से पहले कभी किसी को नहीं निकाला गया, लेकिन पता चलता है कि लीगल डिपार्टमेंट से इस बार निंग्यू को निकाला जा रहा है और ये खबर सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है। जब बाकी के कोलीग्स को भी ये बात पता चलती है कि जिसे नौकरी से निकाला जा रहा है वो निंग्यू है, तो वो सब भी आकर उसे दिलासा देते हैं और उन्हें इस बात की कंफ्यूजन भी थी कि पहले तो इस डिपार्टमेंट से कभी किसी को नहीं निकाला गया और ऊपर से काम करने के लिए हमारे पास पहले ही लोग बहुत कम हैं, तो फिर आखिर अचानक निंग्यू को यहाँ से निकालने का फैसला क्यों लिया गया। इसी सब के बीच में निंग्यू को घर से फोन आता है और पता चलता है कि घर में कोई लड़ाई हो रही है। दरअसल दादाजी ने दादी जी को टक्कर मार दी थी और नानी जी का कहना था कि उन्होंने ये सब जानबूझकर किया है क्योंकि दादी जी ने उनका काम नहीं किया। निंग्यू की मॉम और दादाजी काफी बहस कर रहे थे और दादाजी उन्हें काफी जली कटी सुना रहे थे, जिसकी वजह से मॉम की तबीयत बिगड़ जाती है। तो निंग्यू उन्हें चुप करवा कर कहती है कि आपको मेरी मॉम से अब माफी मांगनी पड़ेगी। बाद में मॉम निंग्यू से भी कहती है कि तुम्हारे ससुर जी बहुत बदतमीज हैं, उन्होंने तो अपनी खुद की बीवी का भी क्या हाल करके रखा है। मुझसे आज तक तुम्हारे पापा ने भी कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की और उन्होंने मेरी बेइज्जती की। उधर दादाजी भी हुचैन से इसी बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया और अब निंग्यू उनसे माफी मंगवाना चाहती है। तो हुचैन उनसे कह देता है कि आप जाकर आराम कीजिए, इस मामले को मैं खुद देख लूंगा। बाद में वो निंग्यू से भी इस बारे में बात करने की कोशिश करता है ताकि वो माफी वाली बात भूल जाए, मगर निंग्यू कह देती है कि अगर तुम्हारे डैड सुधर नहीं सकते तो फिर उन्हें हमारे घर से चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उनकी बदतमीजी का असर जीवान पर पड़े। अगले दिन ऑफिस में निंग्यू मिस्टर चैन के पास आती है क्योंकि उसे पहले से शक था कि उसकी जॉब छुड़वाने के पीछे किसी और का हाथ है और मिस्टर चैन से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि हुचैन ने ही उससे कहा था कि निंग्यू के लिए बेहतर यही रहेगा कि वो घर पर बैठकर आराम करे। इन सारी बातों से निंग्यू को काफी गुस्सा आता है और वो याटिंग को जाकर सारी बात बताती है कि हमारे डिपार्टमेंट को पहले ही काम करने में काफी मुश्किल आ रही है और मिस्टर शिनकैन को
भी किसी ने फंसाने की कोशिश की, इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे निकालने के पीछे भी किसी और का हाथ हो और आप उनके हाथों इस्तेमाल हो रही हैं। निंग्यू उसके कान में भी बातें डालकर वहाँ से चली जाती है। इधर जब हु चैंग गोल्फ खेलने आया हुआ था तब वहाँ पर शूजी भी थी, लेकिन वो जानबूझकर इन दोनों को अकेला छोड़कर चला गया था और इसी बहाने शूजी और ये एक दूसरे के साथ बातें करते हैं और वो उसे बता देती है कि वो अब मो के बैंक में जॉब करने वाली है। यहाँ कल रात वाली बहस के बाद मॉम ने फैसला कर लिया था कि वो इस घर से वापस नर्सिंग होम में ही चली जाएंगी और वहाँ जीवान भी अपनी दादी की चोट को देखकर पूछ रहा था कि क्या अब आपको दर्द तो नहीं होता। मॉम और नानी कह रही थी कि आपको अब और भी ज्यादा प्यार की जरूरत है, इसलिए आपसे प्यार मैं करूंगा। ये बोलकर जब वो उन्हें प्यार करता है तो दादी को काफी अच्छा लगता है और वो बाद में नानी के साथ बैठकर पैकिंग करवाती हैं। तो नानी उन्हें अपने कुछ कपड़े भी दे देती हैं। बाद में जब निंग्यू नर्सिंग होम में आकर पेमेंट करने लगती है तो उसे पता चलता है कि अगले साल की पेमेंट हुचैन ने पहले से कर दी है। ये सारी बातें सुनकर उसे काफी अजीब लगता है। निंग्यू जिसका हुचैंग से भरोसा उठ चुका था वो अपनी फ्रेंड शियाओ के पास आती है और उसे ये भी बताती है कि कंपनी ने उसे जॉब से निकालने का फैसला लिया है। शियाओ भी उसे अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेट करने के बाद बताती है कि हुचैंग ने अपने एसेट सीक्रेटली ट्रांसफर किए हैं। इन बातों से निंग्यू को यही शक था कि उसे जॉब से निकलवाने के पीछे हुचैंग का हाथ है कि तभी इनके ऑफिस में हुचैंग भी आ जाता है, क्योंकि उसे ये बात पता चल चुकी थी कि निंग्यू इसी से आकर डिवोर्स की बातें करती है। इसलिए वो आकर शियाओ को ताने देता है कि आपको तो बहुत सारी बद्दुआएं मिलती होंगी क्योंकि आप लोगों के घर तोड़ देती हैं। इस पर शियाओ कहती है कि लोग मुझे बुरा भला जरूर बोलते होंगे, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग थैंक यू भी बोलते हैं जब मैं गलत रिश्तों से उनकी जान छुड़वा देती हूँ जो किसी इंसान पर बोझ की तरह बने हुए हों। घर जाकर वो उसे कहती है कि मुझे जॉब से निकलवाने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है ना। तो वो इस बात का साफ इनकार कर देता है और कहता है कि अगर तुम घर में रहकर अपनी फैमिली को टाइम दो तो ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन तुमने कहा था कि तुम हमारी शादी को दूसरा मौका दोगी, तो फिर तुम एक डिवोर्स लॉयर के साथ मुलाकातें क्यों कर रही थी। इस पर निंग्यू उसे कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन मिस यार्टिंग को निंग्यू की बातें याद आती हैं कि कहीं कोई इसे इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, इसलिए वो मिस्टर चैन के पास आकर उनसे इस बारे में पूछती है कि पहले तो लीगल डिपार्टमेंट से कभी किसी को नहीं निकाला गया, तो फिर अब अचानक निंग्यू को निकालने की क्या वजह थी। वो तो इस बात पर यही कह देता है कि ये सब तो कंपनी का अपना फैसला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मगर यार्टिंग उसे साफ साफ बता देती है कि अगर मुझे पता चला कि कोई अपनी ओहदे का गलत फायदा उठा रहा है तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। यहाँ पता चलता है कि मिस्टर चैन का वाकई में इसमें हाथ था और ये सब कुछ करने में उसके साथ शूजी मिली हुई थी, क्योंकि वो निंग्यू को जॉब से निकलवाना चाहती थी और इसके बदले में उसी ने शिनकैन के डिपार्टमेंट के वो डॉक्यूमेंट्स मिस्टर चैन को दिए थे और उससे निंग्यू की जॉब छुड़वाने के बदले में उसी ने उसके साथ डील की थी कि वो शिनकैन की जॉब छुड़वाएगी, क्योंकि मिस्टर चैन शिनकैन को पसंद नहीं करता था और इसी सारी प्लानिंग के बाद उसने शिनकैन की भी जाकर कंप्लेंट की थी। उधर निक्यू ने भी अब फैसला कर लिया था कि अब वो हुचैंग के साथ नहीं रह पाएगी और शियाओ भी उसे फोन पर उसी के बारे में बता रही थी कि हुचैंग ने पिछले 2 सालों में किस तरह की बैंक ट्रांजैक्शंस की हैं और पता चलता है कि चैंगपिन नाम की एक कंपनी ने सबसे ज्यादा पैसे हुचैंग के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। निक्यू थोड़ा बहुत उस कंपनी के बारे में पहले से जानती थी, इसलिए वो फैसला करती है कि उसे अपनी जॉब पर जाते रहना होगा ताकि वो हुचैंग के अकाउंट्स के बारे में और ज्यादा डिटेल्स इकट्ठी कर सके। अगले दिन अपने आइडिया के साथ निंग्यू शिनकैन के ऑफिस जाती है और उसे कहती है कि मेरी जॉब जाने के बाद मेरे पास एक आइडिया है जिससे मैं यहाँ पर काम करते रह सकती हूँ, क्या आप लोग मुझे अपना काम आउटसोर्स कर दीजिए। आउटसोर्सिंग के बाद भले ही निंग्यू की जॉब पहले जैसी नहीं रहेगी और उसे सैलरी और बाकी की चीजें काफी कम मिलेंगी, लेकिन फिर भी वो अपना काम करने के लिए किसी तरह से इस जॉब पर लगे रहना चाहती थी और शिनकैन को भी ये आइडिया अच्छा लगता है, इसलिए वो उसे इस बात पर हाँ कर देता है। फिर निंग्यू अपना काम शुरू कर देती है और अपने काम के साथ साथ वो इन्वेस्टिगेशन भी करती रहती है जिससे उसे चिनपेंग नाम की कंपनी के बारे में पता लग सके। फिर अगले दिन शिनकैन उसे ऑफिस बुलाता है और उससे पूछता है कि आउटसोर्सिंग का ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से है कि अगर आप अपना काम वक्त पर नहीं कर पाई और कोई भी नुकसान हुआ तो आप नुकसान की भरपाई के लिए अपना घर देंगी। इस पर निंग्यू कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने खुद ही लिखा है ताकि आप इस बात से बेफिक्र रहें कि मैं आउटसोर्सिंग के काम में भी ईमानदारी दिखाऊंगी। शिनकैन उससे कहता है कि इस काम में बहुत खतरा है, तो क्या आप ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं? इस पर निंग्यू कहती है कि मैं इस काम के लिए बिल्कुल तैयार हूँ और वो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर देती है। वहाँ दूसरी तरफ जीबो जो कि कंपनी में काफी मेहनत से काम कर रहा था और सबकी बातें भी चुप करके सुनता
होता रहता था। जब कंपनी के ग्रुप्स की तारीफ करने की बारी आती है तो जीबू को कोई भी तारीफ नहीं मिलती, जिन बातों पर उसका दिल टूट जाता है और वो अपनी मॉम को भी बताता है कि वो ये जॉब छोड़ना चाहता है। लेकिन उसकी मॉम उसे बताती है कि उनकी सर्जरी अगले ही महीने हो रही है और उसके अंकल ने उसकी मॉम की सर्जरी का खर्चा और उसकी बहन की शादी का खर्चा भी खुद उठाया है, इसलिए उसे किसी भी हाल में इस जॉब पर लगे रहना है और कामयाब होकर दिखाना है। जीबू का दिल पहले से टूटा हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपनी मॉम को हाँ बोल देता है कि तब कंपनी के लोग फिर से उसे बातें सुनाने लग जाते हैं कि हमें पहला अवार्ड इसीलिए नहीं मिला क्योंकि हमारे ग्रुप में जीबू काम करता है और इसके अंकल ये नहीं चाहते कि वो अपने भांजे को अपना फेवरेट मानते हैं। इन्हीं सारी बातों के चलते उन लोगों का झगड़ा हो जाता है। फिर वो हुचैंग के ऑफिस आता है और हुचैंग उसके जख्म पर बैंडेड लगाता है, मगर फिर वो उसे प्यार से समझा देता है कि उसने भी अपने पुराने टाइम में बहुत मुश्किलें देखी हैं, लेकिन अगर वो चाहता है कि उस पर आगे से कभी भी कोई उंगली ना उठाए तो उसे बहुत ही ज्यादा कामयाब बनना पड़ेगा और वो चाहता है कि जीबो उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरे। बाद में निंग्यू शियाओ के पास आकर उसे चिनपेंग का कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और बताती है कि मिस्टर चैन ने ही इस कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट की थोड़ी ही देर बाद ये कंपनी डी रजिस्टर हो गई और इसलिए मुझे शक है कि इस कंपनी में जरूर कुछ गड़बड़ थी। रात को हुचैन फिर से निंग्यू के पास आकर उससे कुछ बात करने लगता है तो वो उसे बताती है कि वो अगले महीने के एंड तक वहाँ पर काम करेगी। वो कह रहा था कि तुम उस डिवोर्स लॉयर के साथ अब मुलाकातें करना बंद कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई बराबरी देने को तैयार था, लेकिन बदले में तुमने मुझे क्या दिया? मैं तुम्हें हमारे घर को तोड़ने नहीं दूंगा। मगर वो कह देती है कि हमारा भरोसा तो पहले ही टूट चुका है और अब तक तुमने बराबरी के साथ मुझसे बात करना सीखा ही नहीं है। बाद में हुचैंग की बिजनेस ट्रिप पर फिर से शूजी के साथ टकराव हो जाता है क्योंकि अब शूजी मो की कंपनी में काम करने लगी थी, इसीलिए चाहते न चाहते हुए ये दोनों फिर से मिलने लगे थे। वहाँ मो भी याटिंग के साथ पहाड़ चढ़ रहा था और याटिंग जो कि हुचैन की पहली बीवी थी और वो याद कर रही थी कि हुचैन पहले उसका एम्प्लॉय हुआ करता था जो उसके लिए पहाड़ चढ़कर आइस्ड वाटरमेलन लेकर आया था ताकि वो अपनी बॉस का दिल जीत सके। वो ये बात मो को भी बताती है कि उसका एक एम्प्लॉय हुआ करता था जो उसका दिल जीतने के लिए पूरा पहाड़ चढ़कर कार की फ्रिज ले आया था। फिर बाद में हुचैन उसी होटल में उनका इंतजार कर रहा था कि उसे पता चलता है कि मो के साथ उसकी एक्स वाइफ याटिंग इस होटल में आ रही थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है क्योंकि किस्मत फिर से उन्हें साथ ले आई थी। शूजी जाकर उसे उसके रूम का कार्ड देती है तो वो चुप करके उसे ले लेता है और बाद में बेड पर लेटने के बाद उसे अपनी पुराना टाइम याद आने लगता है कि जब वो याटिंग के साथ रहता था और सभी लोग उनके रिश्ते को लेकर उनका काफी मजाक उड़ाते थे कि हुचैन जोरू का गुलाम है और मिस याटिंग की हर बात मानता है। याटिंग भी तब गुस्से में आकर उसे काफी बुरा भला बोल देती थी। अपने पास्ट को याद करके हुचैन काफी बेचैन हो जाता है। इधर निंग्यू जो कि अपने ऑफिस से काम करके कहीं जा रही थी, उसे शक होता है कि कोई गाड़ी उसका पीछा कर रही है और वाकई में ये हुचैन का ही असिस्टेंट था जो कि उस पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। वो उसे पकड़ने के लिए एक शॉपिंग मॉल चली जाती है और वो भी उसके पीछे पीछे आता रहता है कि तब आखिरकार वो पीछे से आकर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कपड़े लेने आए हो? फिर वो उसे जीवान को स्कूल से लेने भेज देती है और वो भी उसके कहने पर वहाँ से चला जाता है। बाद में निंग्यू शियाओ को आकर कुछ रिकॉर्ड्स दिखाती है और बताती है कि कंपनी के रिकॉर्ड से पता चला है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को सबसे पहले मिस्टर चैन ने ही साइन किया था, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट से ही क्वान ने भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया था, मगर वो रिजाइन करने के बाद कहीं गायब हो गया। इन सारी चीजों को देखकर यही शक होता है कि इन दोनों ने कंपनी के पैसों के साथ हेरा फेरी करके हुचैन की कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी। अगर जोंगजी अपनी इन्वेस्टिगेशन करती रहती है तो वो लोग मिस्टर चैन की हेरा फेरी पकड़ लेंगे। शियाओ उससे कहती है कि इस घपले में तो फिर हुचैन का भी नाम आएगा और अगर उसे कुछ होता है तो तुम पर और जीवान पर भी इस मामले का असर पड़ेगा। निंग्यू कहती है कि मैं बस ये पता लगाना चाहती हूँ कि उस पैसे को हुचैन ने कहाँ पर ट्रांसफर किया है। उधर हुचैन अपनी पार्टी में शूजी को देख रहा था जो कि अपने बॉयफ्रेंड का कॉलर ठीक कर रही थी और इसी गुस्से में वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर वो शूजी से आकर कहने लगता है कि तुम्हें तो इस तरह के कमजोर आदमियों से सख्त नफरत थी। क्या तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड को पता है कि पहले तुम मेरे साथ हुआ करती थी? इस पर वो गुस्से में आकर उसका कॉलर पकड़ लेती है। हुचैन शूजी के बहुत करीब आ गया था और इसी हालत में किसी ने उसकी फोटो भी ले ली थी, मगर सही वक्त पर हुचैन को जीवान का फोन आ जाता है, इसलिए वो आगे बढ़ने से रुक जाता है और उसकी आवाज सुनकर उसे काफी अच्छा भी लगता है। बाद में वो अपने रूम में ड्रिंक करते हुए जाओवी को फोन करके उसे भी बताता है कि आज उसके बेटे ने सही वक्त पर उसे फोन करके बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। वो बहुत तकलीफ में ये भी कहना चाह रहा था कि उसका और निंग्यू का रिश्ता किसी तरह से टूटने से बच जाए। अगले दिन जाओवी निंग्यू को बता देता है कि कंपनी कितने मुश्किल दौर से गुजर रही है और नुकसान पूरा करने के लिए हुचैन ने अपने खुद के अकाउंट से पैसे डाले। ये सुनकर निंग्यू काफी हैरान होती है
और उसे जोंगजी के मिस्टर चैन पर और भी ज्यादा शक होता है। घर वापस आते ही दादाजी उसकी जासूसी करने की कोशिश करते हैं, तो वो उनके लिए एक नैनी रख लेती है जो कि अगले दिन से ही काम करने आ जाती है और दादी जी को पेंटिंग क्लासेस में ले जाती है, जिसका उन्हें बचपन से शौक था। नैनी बहुत समझदार और होशियार थी, जबकि दादाजी को वही पुरानी दादी जी पर हुक्म झाड़ने की आदत थी, इसीलिए उन्हें नैनी बिल्कुल पसंद नहीं आती। मगर वो काफी होशियारी से दादाजी को हैंडल कर लेती है और दादाजी की बिल्कुल भी चलने नहीं देती। उधर निंग्यू जियुआन के साथ किड्स एरिया में आई हुई थी कि तब उसे वहाँ एक बेसहारा औरत मियिंग मिलती है, जिसे वो पहले से जानती थी। वो इसी जगह में जॉब करती थी, इसलिए वो उन दोनों को बर्गर खिलाने ले जाती है। खाना खाते हुए जियुआन खेलने जाने की जिद करने लगता है, तो निंग्यू उसे समझाती है कि पहले तुम अपना बर्गर फिनिश करो, उसके बाद चले जाना। मगर वो जिद में आकर सारा खाना उठाकर फेंक देता है। निंग्यू उसे डांट कर कहती है कि कुछ बच्चों को खाना तक नहीं मिलता, तुम्हें खाना कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वो उसके आंसू भी पोंछ देती है क्योंकि वो रोने लग गया था। जाने से पहले मियिंग उसे एक टॉय दे देती है और निंग्यू उस बेसहारा औरत से कह देती है कि अपने डिवोर्स के सिलसिले में तुम्हें जो भी बात करनी हुई वो बात करने के लिए लॉयर शियाओ से मुलाकात कर लेना। फिर ये लोग आकर दादी जी की पेंटिंग देखते हैं जो कि काफी खूबसूरत थी। निंग्यू और जियुआन दोनों दादी जी का हौसला बढ़ाते हैं कि अब वो अपनी पेंटिंग की आदत को और भी ज्यादा बढ़ाएं। जब ये लोग रात को घर वापस आते हैं तो दादाजी उन लोगों को डांट कर कहने लगते हैं कि वो उस नैनी को बाहर निकालें और दादी जी फिर से घर पर रहकर काम करें। मगर निंग्यू उन्हें बता देती है कि नैनी की तनख्वाह पहले से दे दी गई है और ये लोग जो भी कर रहे हैं उसमें हु चैंग पहले से शामिल है। दादाजी शोर मचाने की कोशिश तो जरूर करते हैं लेकिन उनकी बिल्कुल नहीं चलती और इस तरह दादी जी भी बहादुर बनकर अपनी पेंटिंग के शौक को जारी रखती हैं। बल्कि अब तो वो तैयार होकर क्लासेस में जाने लगी थी। काम पर निंग्यू को हीकुआन के बारे में पता चलता है जो कंपनी से रिजाइन देकर बहुत पहले चला गया था और ली चेन एंगपिन वाले प्रोजेक्ट में उसका भी हिस्सा था। निंग्यू को पता चलता है कि उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू कर ली है और इन लोगों को ये भी शक है कि उसने यहाँ रहकर कुछ प्रोडक्ट बनाए थे जिनको बनाकर वो अपनी कंपनी में ले गया। इन्हीं लीगल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए निंग्यू और शिनकैन एक साथ वहाँ जाते हैं। वहाँ हु चैन की कंपनी में मिस्टर मो के सामने किसी प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत हो रही थी और उसकी ओपनिंग सेरेमनी चल रही थी जिसमें हु चैन और शूजी एक एक करके स्पीच देते हैं। यहाँ वो दोनों कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर हीकुआन के ऑफिस आ जाते हैं। निंग्यू दरअसल उससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी, इसलिए वो उसे कहती है कि आपकी कंपनी अभी फिलहाल फाइनेंसिंग स्टेज में है। अगर हम लोगों ने आप पर केस किया तो आपको अपनी सारी प्रमोशंस और ऑपरेशंस रोकने पड़ेंगे। इस तरह से आपके पास एक भी इन्वेस्टर नहीं रहेगा। आप पर केस करने से हम दोनों में से ही किसी का फायदा नहीं होगा, इसीलिए बेहतर है कि आप हमारी बात मानकर हमें वो इन्फॉर्मेशन दे दें। यहाँ ये सब लोग अभी उसी मीटिंग में ही थे कि तभी मो को भी वो वीडियो रिसीव होती है जिसमें हु चैन और शूजी थे। ये वीडियो काफी सारे लोगों को भेजी गई थी। जाओवी भी अपनी टीम से कहता है कि इस वीडियो को फौरी तौर पर हटाओ। जाओवी फिर हु चैन को फोन करके बता देता है कि उस वीडियो को भी ज्यादा व्यूज नहीं मिले, लेकिन तुम्हें खुद भी ख्याल रखना चाहिए था, तुम्हारी ऐसी वीडियो बन कैसे गई। हु चैन शूजी से कहता है कि क्या ये सब तुमने किया है, तो वो कहती है कि मुझे ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी थी। दूसरी तरफ निंग्यू ने भी हीकुआन को किसी तरह से मना लिया था और जो बात वो करने आए थे वो उसमें कामयाब रहे। निंग्यू उससे ये पूछना चाहती थी कि क्या उसे ली चेन एनपिंग के बारे में पता है या नहीं, मगर वो वहाँ से चला जाता है। जब ये लोग वापस जा रहे थे तब शिनकैन इनसे कह रहा था कि मिस्टर फेंग ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी, हीकुआन ने हमारा कोई भी प्रोडक्ट नहीं चुराया। तब वो उससे पूछ लेता है कि आप ली चेन एनपिंग के बारे में क्यों जानना चाहती हैं और ये है क्या। वो उसे कह देती है कि मैं इस वक्त बहुत नशे में हूँ। तो वो पूछता है कि क्या यही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप अब तक जोंगजी में रुकी हुई थी, मगर वो किसी भी बात का जवाब नहीं देती और उसकी हालत खराब होने की वजह से शिनकैन उसे एक करीबी होटल में ले जाता है। तभी उसके फोन पर हु चैंग की कॉल आती है। वो फोन उठाकर उसे बताती है कि मैं इस वक्त बात करने की हालत में नहीं हूँ, मैं तुमसे कल बात करूंगी। वो उसे पूछता है कि क्या तुमने भी वो वीडियो देखी है, अगर तुम मेरे बारे में कुछ भी गलत सोच रही हो तो ये जान लो कि वो सब वैसा नहीं था जैसा दिखाया गया है। निंग्यू बातें करती करती बेड से गिर जाती है कि तभी फोन पर पीछे से शिनकैन की भी आवाज आती है जो कि उसे उठने में मदद कर रहा था। और ये पता चलने के बाद कि वो दोनों साथ में हैं, हु चैन को काफी गुस्सा आता है। घर वापस आने के बाद हु चैन उसे समझाने लगता है कि वो वीडियो एक झूठ है, मगर निंग्यू उसे कह देती है कि एक बार टूटा हुआ भरोसा बार बार नहीं जुड़ता और चाहे हम जितनी बार भी नई शुरुआत कर लें, इस तरह की चीजें बार बार होती
चलती रहेंगी। इन्हीं बात पर इन दोनों की काफी बहस होती है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकलता। उस वीडियो के आने के बाद मिस्टर मो भी हू चैन के साथ अपनी पार्टनरशिप को रोक लेता है। हू चैन उसे समझाने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। ऑफिस में हू चैन का असिस्टेंट भी उसे आकर बताता है कि वो निंग्यू की जासूसी करने में नाकाम रहा, इसलिए हू चैन जीबो को फोन करता है और उसे कहता है कि वो अपना ऑफिस का काम छोड़कर निंग्यू की जासूसी करे। घर पर नैनी दादाजी को समझाती है कि उसके मोहल्ले में भी एक दादाजी हुआ करते थे, जो कि घर में पड़े पड़े सिर्फ दादी जी पर हुक्म झाड़ते थे और उन्हें खुद कोई भी काम करने की आदत नहीं थी। एक दिन दादी जी घर से भाग गयी, तब उनका ख्याल रखने वाला घर में कोई भी नहीं बचा था और फिर उन्हें खुद ही खाना बनाना सीखना पड़ा। ये सारी बातें दादाजी पर भी असर कर जाती हैं और वो दादी जी को फोन करके कह देते हैं कि जब वो काम से वापस आए तो फिर उन्हें भी खाना बनाना सिखाए। वहाँ निंग्यू और शिनकैन बच्चों को लेकर किड स्टेशन आए हुए थे और इन लोगों की छुप छुप कर जीबू फोटोज बना रहा था। इधर मिस याटिंग भी मिस्टर फेंग को बता देती है कि उन्हें मिस्टर चैन के साथ अपना रिश्ता क्लियर करना होगा। अगर उन्हें बाद में पता चला कि ये मिस्टर चैन के साथ मिले हुए थे तो फिर वो उनके साथ नरमी से पेश नहीं आएंगे। दूसरी तरफ शिनकैन भी ऑफिस में निंग्यू को देख रहा था, जो कि आज काम पर नहीं आई थी और वो इस बात पर हैरान था कि अगर निंग्यू ने काम छोड़ा तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे अपना घर देना पड़ेगा, जो कि काफी कड़ी शर्तें थी। दूसरी तरफ निंग्यू और हुचैन को जीवान के स्कूल जाना था और वही कपल गेम खेलनी थी, जिसमें वो निंग्यू की आंखों पे पट्टी बांधकर उसे अपनी मर्जी से घुमाएगा। मगर इस बार निंग्यू इस खेल का उसूल बदल देती है और इस बार आदमियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उनकी वाइफ उन्हें रास्ता दिखाती है। हुचैन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसी चक्कर में वो काफी सारे ऑब्स्टेकल से टकराता है और गेम को बीच में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है कि ये गेम बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो दादाजी ने खुद अपने हाथों से काफी सारा खाना बनाकर रखा हुआ था। दादाजी का खाना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन सब फिर भी उनकी तारीफ करके खा रहे थे और दादाजी का कहना था कि वो मेहनत करके और भी ज्यादा अच्छा खाना बनाने लगेंगे। दादाजी और दादी जी को बदले हुए देखकर हुचैन को काफी हैरानी होती है। हुचैन निंग्यू से बाद में पूछता है कि तुमने ये सब कैसे किया, तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स का रिश्ता सुधारा है, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। दादी जी भी हुचैन को वहाँ से ले जाती हैं और उसे समझाती हैं कि तुम दोनों एक कपल हो और सारी चीजें तुम्हें मिलकर करनी पड़ेंगी। अगर वो काम करना चाहती है तो तुम्हें उस पर रोक टोक नहीं करनी चाहिए, अपनी बीवी की इज्जत करना सीखो। बाद में दादाजी भी हुचैन को समझाते हैं कि उन्होंने भी दादी जी की पसंद के सामने हार मान ली है। अगर दादी जी बाहर जाकर कुछ सीखना चाहती हैं तो वो भी उन्हें नहीं रोकेंगे। हुचैन कहता है कि आप तो उन्हें पहले बाहर जाने से रोका करते थे। दादाजी कहते हैं कि वो पुरानी बातें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हें इस बात से डरना चाहिए कि तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज हो जाएगी, इसलिए एक दूसरे से झगड़ा करना बंद करो और एक दूसरे की पसंद और नापसंद का ख्याल रखो। ये सारी बातें सुनकर हुचैन काफी हैरान होता है, क्योंकि दादाजी ने हमेशा उसे कंट्रोल करना सिखाया था, लेकिन आज वो अपनी बीवी की इज्जत करना सिखा रहे थे। अगले दिन मिस याटिंग शिनकैन को ऑफिस बुलाकर कुछ बताती हैं कि परचेसिंग डिपार्टमेंट के मिस्टर चैन की ट्रांजैक्शंस में कुछ गड़बड़ है और तुम्हें उन्हें ट्रांजैक्शंस की जांच पड़ताल करनी है। इधर निंग्यू मिस्टर हीक्वान से ली चेन आनपिंग के बारे में पता करने आई थी, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन बदले में सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी नई कंपनी में लीगल डायरेक्टर के तौर पर तुम काम करो, क्योंकि तुम एक बहुत काबिल लॉयर हो और जोंगजी में इतनी मामूली जॉब करना तुम्हारी बेइज्जती है। निंग्यू उसे जॉब ऑफर के लिए शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि फिलहाल मुझे जोंगजी में ही रहना होगा। तब वो उसे किसी मिंगडू क्लब के बारे में बताता है कि मिंगडू क्लब और ली चेन आनपिंग के बीच में फाइनेंशियल रिलेशंस हैं और ली चेन आनपिंग के पैसे मिंगडू क्लब में जाते हैं। इधर जाओवी हुचैन को आकर बताता है कि उसके घर में रेनोवेशन चल रही है, इसलिए उसे जल्दी घर जाना होता है। वो उसे काम से जल्दी घर जाने की इजाजत दे देता है और कहता है कि अगर इस काम में किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे भी बताना। वहाँ दूसरी तरफ याटिंग मिस्टर माओ के साथ डिनर कर रही थी और तब शादी की बात छिड़ जाती है, जिस पर वो बताती है कि उसकी पहली शादी सिर्फ 49 दिन तक चली थी और वो शादी नहीं बल्कि बर्बादी थी। दरअसल ये हुचैन की पहली बीवी थी और यही कहना चाहती थी कि पहले शादी करना इसका एक पछतावा है। इधर हुचैंग अपने पेरेंट्स को वापस अपने होम टाउन भेजने के बाद निंग्यू से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो लोग फिर से पहले की तरह रहने लगे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनका बेटा अपने माँ बाप के बगैर जिंदगी गुजारे। मगर निंग्यू उसकी बात इतनी आसानी से कैसे मान सकती थी। इधर याटिंग मिस्टर चैन को भी ऑफिस बुलाकर उससे पूछताछ कर रही थी, जिन सारी बातों पर वो आगे से झूठ बोल देता है, मगर वो इस बात पर हैरान था
कि आखिर ये लोग इसकी छानबीन क्यों कर रहे हैं। इसलिए वो भी अपने असिस्टेंट से कह देता है कि वो चेक करे कि पिछले कुछ सालों के कॉन्ट्रैक्ट किसी ने चेक तो नहीं किए। उधर शियाओ निंग्यू को बताती है कि ली चैन आनपिंग और मिंगडू क्लब के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एक ही हैं। उसका और हुचेंग का वैसे तो कोई भी लिंक नहीं बनता, लेकिन ये दोनों एक ही होम टाउन से हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे को जरूर जानते होंगे। तो शियाओ उससे कहती है कि वो इस इंसान से मिलने इसके होम टाउन में खुद जाएगी, मगर जीबू को भी इस बारे में सब कुछ पता चल चुका था और वो पीछे फोन करके हुचैन को भी सारी खबर दे देता है। बाद में एक डिनर पर जाओवी और उसकी वाइफ के सामने हुचैन की एक्स वाइफ का जिक्र हो जाता है। वो लोग हुचैन की फिर से बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि वो एक बहुत ही ख्याल रखने वाला हस्बैंड है और एक कामयाब इंसान है। तो निंग्यू उनसे पूछ रही थी कि भला फिर इतने कामयाब इंसान की बीवी उसे छोड़कर क्यों चली गई। वो कहता है कि इसमें गलती मेरी ही थी कि मैंने किसी गलत इंसान को चुन लिया। अगर मुझे पहले तुम मिल जाती तो ये गलती कभी नहीं होती। उनके घर से जाने के बाद ये उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं अपनी पुरानी शादी का जिक्र कभी नहीं करना चाहता, तो तुम फिर से उस बात का जिक्र क्यों छेड़कर बैठ गई। इस पर वो कहती है कि बस तुम यही चाहते हो ना कि तुम अपनी ये वाली शादी किसी तरह से बचा कर रखो, तुम्हें मेरी नहीं बल्कि सिर्फ इस शादी के टूटने की फिक्र है। बाद में फिर वो शियाओ को भी टेक्स्ट कर देती है कि वो पता लगाए कि हुचैन की पहली बीवी कौन थी। अगले दिन शियाओ उससे मिलकर उसे बता देती है कि हुचैन की पहली बीवी मिस याटिंग है और इधर मिस याटिंग को भी पता चल चुका था कि निंग्यू हुचैन की दूसरी वाइफ है। बाद में निंग्यू जब ऑफिस आती है तो शिनकेन उससे कहता है कि आप 3 दिन के लिए एब्सेंट रही हैं। अगर कंपनी आपको फायर करने का इरादा कर ले तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपको अपना घर देना पड़ेगा। निंग्यू उससे कहती है कि मैं रिमोट वर्क के लिए अप्लाई करने आई हूँ, आप मेरी छुट्टी वाले दिनों के पैसे काट लीजिए और मुझे 1 हफ्ते के लिए घर रहकर काम करने की इजाजत दें। शिनकेन उससे कहता है कि अगर आप कुछ भी करना चाहती हैं तो फिर आपको मेरी मदद ले लेनी चाहिए। तो वो कहती है कि तुम मेरी पहले ही मदद कर चुके हो, 1 हफ्ते बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाद में निंग्यू जीवान को लेकर एक किड सेक्शन में आई हुई थी जहाँ पर उसे मेइंग मिलती है जो उसे बताती है कि उसके एक्स हस्बैंड ने उसे ढूंढ लिया है और जब वो उसे ढूंढ लेता है तो फिर वो उसके साथ बदतमीजी करता है। निंग्यू तब उससे कहती है कि आपको रहने के लिए जगह मैं दिला देती हूँ। फिर वो उसे अपने पुराने सर्विस स्टेशन ले जाती है जहाँ पर इसी तरह से बेसहारा औरतें भी रह सकती थी। इस तरह से वो मेइंग के रहने के लिए एक जगह ले देती है। वहाँ जाओई भी निंग्यू के साथ अपना रिश्ता सुधारने के लिए हुचैंग को एडवाइसेस दे रहा था, मगर वो कह रहा था कि मैं अपने काम में आने वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व करूंगा और निंग्यू को भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बाद में वो हुचैन को बताता है कि वो काम से ब्रेक लेना चाहता है क्योंकि अब वो बुढ़ापे की वजह से बहुत ज्यादा थक जाता है। वो उसे भी साफ साफ बता देता है कि चाहे जो भी हो जाए वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। बाद में वो जावी के घर उसे मिलने आता है और उनके घर में बहुत सारा नया फर्नीचर और घर की अप्लायंसेस खरीद कर ले आता है क्योंकि वो जावी को अपने साथ काम पर रखना चाहता था, इसलिए वो उन पर बहुत ज्यादा मेहरबानी कर रहा था। अगले दिन हुचैंग के ऑफिस में मिस्टर चैन आता है जो कि उसे कह रहा था कि तुमने मुझसे मिलना जुलना बंद क्यों कर दिया है, कंपनी मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अगर उन्हें पता चला कि मैंने कंपनी के पैसों से तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की थी तो फिर हम दोनों फंस जाएंगे। ये सारी बातें जीबो ने भी सुन ली थी। बाद में शियाओ निंग्यू को बताती है कि शेयर्स का बहुत बड़ा हिस्सा मिंगडू क्लब को भेजा गया है और मिंगडू क्लब के पीछे भी मास्टरमाइंड हुचैन है। अब उनके हाथों सबूत भी लग चुके थे कि मिंगडू क्लब को भी हुचैन चला रहा था। अपने भरोसे को फिर से एक बार टूटते हुए देखकर निंग्यू आखिरी बार ये फैसला ले लेती है कि अब वो हर सूरत तलाक लेकर रहेगी। अगले दिन हुचैन भी जाओवी को फोन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसका फोन काफी देर से बंद जा रहा था और कुछ ही देर में उसे जाओवी का रेजिग्नेशन लेटर मिलता है जो देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है कि जाओवी ने अचानक से रिजाइन क्यों दे दिया। जाओवी के चले जाने से हुचैन को बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे याद आने लगता है कि वो किस तरह से कहा करता था कि वो इस काम से ब्रेक लेना चाहता है। उसे लगता है कि जाओवी ने उसे बहुत बड़ा धोखा दिया, इसलिए वो उसके घर जाकर जोर जोर से शोर मचाता है, मगर पता चलता है कि वो लोग यहाँ से घर खाली करके कब के चले गए। फिर वो वापस कार में आकर उसे वॉइस मैसेज भेजता है कि तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की, अब मैं तुम्हारे पास भी कुछ नहीं छोड़ूंगा। फिर वो कंपनी में वापस आते ही सबको जावी के बारे में पता लगाने का काम सौंप देता है और जीबू से कहता है कि जावी के सारे प्रोजेक्ट सबसे तुम हैंडल करोगे। वो जावी पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। बाद में मिस्टर चैन हुचैंग को फोन करता है तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे इन्वेस्टमेंट वाले फंड वापस कर दिए हैं, तो फिर अब तुम मुझे फोन क्यों कर रहे हो। इस पर वो कहता है कि तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारी वाइफ मेरी जासूसी कर रही थी। वो बहुत देर से काम के बहाने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की जांच पड़ताल कर रही थी और वो अब तुम्हारी ली चैन आनपिंग के बारे में भी पता लगाने की
कोशिश कर रही है। ये सारी बातें हुचैन को भी सुनकर काफी गुस्सा आता है और उसे इस बात पर गुस्सा आता है कि निंग्यू उसकी पीठ पीछे उसे धोखा दे रही थी। फिर घर वापस आने के बाद वो निंग्यू से लड़ाई करता है। निंग्यू उससे कहती है कि तुमने ये सब मुझसे क्यों छुपाया, कि तुमने अपना पैसा ली चेन आनपिंग और मिंगडू क्लब में छुपाया था और मैं तुमसे तलाक ले लूंगी, इसी डर से तुमने अपना अकाउंट खाली कर लिया ताकि तुम्हें मुझे कुछ देना ना पड़े। वो उसे ये सब कहने की कोशिश करता है कि वो मेरा कमाया हुआ पैसा है, मैं उसे जहाँ लगाना चाहूँ वहाँ लगा सकता हूँ। मगर निंग्यू तंग आकर उसे डिवोर्स पेपर थमा देती है और कहती है कि इस रिश्ते को फिर अब खत्म कर दो, ये रिश्ता इस तरह से नहीं चल सकता। हुचैन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उन तलाक के कागजात को फाड़ देता है और उसे धमकाता है कि मैं अपनी वाइफ का धोखा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए अब तुम्हारे पास ये आखिरी मौका है, कल ही काम से रिजाइन करके वापस घर बैठो। मगर निंग्यू उसकी बात नहीं मानती और अगले दिन जियुआन को लेकर ग्रैंडमा के घर आ जाती है और वहीं पर बैठकर हुचैन के खिलाफ तलाक लेने के लिए एप्लीकेशन लिखने लग जाती है। तब उसे शियाओ का फोन आता है जो कि उसे बताती है कि जिस इंसान के बारे में वो पता लगाने गई थी वो सिर्फ हुचैन का एक मोहरा है और उसे ली चेन हानपिंग और बाकी सब के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता। अभी वो रास्ते में ही थी कि एक दूसरी गाड़ी उसका पीछा करने लग जाती है और उसे पीछे से टक्कर मारती है, जिस वजह से गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार से एक ट्रक आकर टकरा जाता है। शियाओ का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और जब निंग्यू को ये बात पता चलती है तो वो भी भागकर हॉस्पिटल पहुंचती है। तब उसे नी से पता चलता है कि शियाओ की किसी ने जान लेने की कोशिश की। जब वो घर वापस आती है तो हुचैन ग्रैंडमा के घर पहुंचा हुआ था और वो इन दोनों से कह रहा था कि तुम दोनों अब घर चलो। निंग्यू उसकी बात मानकर जियुआन को घर ले जाती है और उसे सुलाने के बाद जब वो हुचैन के पास जाती है तो वो फिर से उसे यही सब कुछ बोलने लगता है कि इस घर में सारे फैसले सिर्फ वही लेगा और वो कल से उसकी मर्जी के मुताबिक घर बैठेगी। बाद में रात को निंग्यू उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाती है जिस पर उसे पता चलता है कि अगर उसने ये जॉब छोड़ी तो उसे अपना घर कंपनी के हवाले करना पड़ेगा। ये सारी शर्तें पढ़कर हुचैन काफी गुस्से में आता है और कहता है कि इस तरह का बेहुदा कॉन्ट्रैक्ट भला तुमने कैसे साइन कर लिया। निंग्यू कहती है कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए फिर हमारे पास कुछ हल है। पहला तो ये कि तुम मुझे तलाक दे दो, दूसरा ये कि तुम मेरे हिस्से की हाई कंपनसेशन उन्हें अदा करो और तीसरा ये कि मुझे वहाँ पर काम करते रहने दो। इन बातों पर हुचैन कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर काम करने नहीं दूंगा और इस मामले से मैं खुद निपट लूंगा। अगले दिन वो उसके साथ उसके ऑफिस जाता है और उनके साथ एक लॉयर भी था और उनका कहना यही था कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानते और उन्हें निंग्यू की जॉब छुड़वाने के लिए कंपनी को कुछ भी देने की कोई जरूरत नहीं है। मगर शिनकैन भी यही कह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट पर निंग्यू ने खुद साइन किए हैं। हुचैंग भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि तभी वहाँ पर कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट आती है जिसे देखकर वो बिल्कुल चौंक जाता है क्योंकि वो याटिंग थी यानी उसकी पहली वाइफ। वो भी मीटिंग में आकर साथ बैठ जाती है और ये लोग फिर से उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने लगते हैं। हुचैंग उन्हें साफ साफ कह देता है कि तुम लोगों को मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा और मेरी वाइफ अभी से ये जॉब छोड़कर जा रही है। वो उसे जबरदस्ती वहाँ से लेकर जाने की कोशिश करता है कि तभी याटिंग उठकर कहती है कि अगर तुम लोगों ने ये जॉब छोड़कर यहाँ से जाने की कोशिश की तो कल सुबह तुम लोगों को कोर्ट का नोटिस आएगा। ये सुनकर वो वहाँ पर वापस बैठ जाता है तो शिनकैन उससे कहता है कि इस प्रॉब्लम से निकलने का एक आसान हल है कि आप निंग्यू को यहाँ पर काम करने दे। मगर वो इस बात पर नहीं मानता। निंग्यू उससे कहती है कि किस्मत भी कितनी कमाल की चीज है, हम लोगों में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी पहली बीवी फिर से एक बार तुम्हारे सामने आ जाएगी। हुचैन ये सुनकर गुस्से में आकर कहता है कि क्या तुम्हें पहले से पता था कि ये औरत मेरी पहली बीवी है, मतलब तुमने ये सब जानबूझकर किया। निंग्यू कहती है कि मुझे सिर्फ एक जॉब चाहिए थी और तुम्हारी पहली वाइफ के साथ हाथ मिलाने के पीछे मेरा यही मकसद था ताकि मैं तुम्हारी शर्मिंदगी को तुम्हारे सामने ला सकूं। वो औरत तुम्हारा फेलियर है, इसीलिए तुम उससे डरते हो। ये सारी बातें सुनकर हुचैंग गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का मारता है जिस वजह से वो कांच को तोड़ते हुए बाहर गिरती है और फिर सब लोग निंग्यू की तरफ भागते हैं। बाद में पुलिस भी आकर इन सब के बयान रिकॉर्ड करती है जिन्होंने ये हादसा होते हुए देखा। निंग्यू को थोड़ी बहुत चोटें आई थी इसलिए वो अब हॉस्पिटल में थी और हुचैन को निंग्यू पर हमला करने की वजह से पुलिस ले गई थी जहां उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद निंग्यू की मॉम उसके साथ होती हैं और वो दोनों काफी रोती हैं। बाद में मिस याटिंग मिस्टर मो के साथ बैठे हुए बातें कर रही थी और उसे बता रही थी कि मैं अपने एक्स हस्बैंड की हर चीज के बारे में खुद फैसला लेती थी लेकिन उसे ये सब कुछ पसंद नहीं था और अगर मैं उससे वक्त रहते ही तलाक नहीं लेती तो जिस औरत को उसने धक्का मारकर जख्मी किया था उसकी जगह मैं होती
इसीलिए कहते हैं कि अच्छी शादी आपको बेहतर बनने में मदद करती है, लेकिन एक बुरी शादी आपको सबसे बदतर हालात में पहुंचा देती है। ठीक होने के बाद निंग्यू शिनकैन से आकर मुलाकात करती है, जो कि उससे कह रहा था कि हुचेन ने सबके सामने तुम पर हाथ उठाया, जिस वजह से उसे 7 दिन के लिए जेल में रुकना पड़ रहा है। अब तुम्हारे पास तलाक के लिए अप्लाई करने का पूरा टाइम है। निंग्यू कहती है कि हमारे बच्चे के लिए यही बेहतर है कि हम दोनों सुलह के साथ अलहदा हो जाएं। मगर शिनकैन उसे कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड एक जुनूनी आदमी है, इन हालात में तुम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। जब मुकाबला किसी पागल से हो तो उसका जवाब आपको खुद भी पागल बनकर देना पड़ता है। निंग्यू उसकी बात ध्यान से सुनती है। 7 दिन के बाद हुचेंग को जेल से छोड़ दिया जाता है। तब पुलिस स्टेशन से वापस जाते हुए उसका लॉयर उसे बताता है कि निंग्यू ने आपके खिलाफ तलाक की दरख्वास्त पहले ही जमा करवा दी है। वो पूछता है कि क्या उसका केस लॉयर शियाओ लड़ रही है, तो वो बताते हैं कि लॉयर शियाओ तो इस वक्त हॉस्पिटल में है, उसके लॉयर के तौर पर शिनकैन ने अप्लाई किया है। बाद में उसका असिस्टेंट उसे जाओवी से मिलवाने ले जाता है, तो पता चलता है कि वो इस वक्त एक हॉस्पिटल में था और उसकी हालत काफी खराब थी। वो उसे इस हालत में देखकर काफी हैरान होता है। तब जाओवी उसे बताता है कि उसे लीवर कैंसर है और वो भी आखिरी स्टेज में। ये सब सुनकर उसे काफी झटका लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज बेस्ट हॉस्पिटल से करवाऊंगा। क्या तुमने मुझसे ये सब इसीलिए छुपाया क्योंकि तुम्हें डर था कि मुझे परेशानी होगी? इस पर वो कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे डर था। मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा दिया हुआ है। तुम्हारे साथ काम करते करते मैं बहुत स्ट्रेस में आता हूँ और मैं जानता था कि तुम मुझे खुद पीछे हटने नहीं दोगे। तुम बस यही चाहते हो कि मैं मेहनत करके तुम्हारे लिए काम करता रहूं। उसे इन बातों पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उसकी हालत देखते हुए कह देता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तब वो रोते हुए वहाँ से जाने लगता है और उसे याद आने लगता है कि कैसे उसका दोस्त उससे कहा करता था कि उसे काम से ब्रेक चाहिए, लेकिन ये हमेशा उसे यहाँ से जाने से मना करता था। बाद में हुचेन एक होटल में अपने बेटे से मिलता है। निग्यू जीवान से कहती है कि वो जरा साइड पे चला जाए क्योंकि इन दोनों को कुछ जरूरी बात करनी है। फिर वो उसे डिवोर्स पेपर्स देती है और कहती है कि ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है, इसे इसी तरह से साइन कर दो वरना फिर मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा। वो फिर से उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो अपना फैसला बदल ले, मगर वो उससे कह देती है कि वो पेपर साइन करने के बारे में कोई भी फैसला जल्द से जल्द ले ले। फिर वो वहाँ से जीवान को लेकर जाने लगती है तो वो उसका हाथ छुड़वाकर वापस हुचेन के पास जाकर उसके गले लग जाता है। मगर तब वो सोचती है कि अगर मैंने उसे हुचेंग के पास छोड़ा तो वो भी हुचेंग जैसा बन जाएगा। यही सोचकर वो उसे अपने साथ वहाँ से ले जाती है और हुचेन वहाँ बैठकर रोने लगता है। बाद में जोंगजी की मीटिंग में ये लोग मिस्टर चैन को बेनकाब कर देते हैं क्योंकि अब उन्हें इस बारे में सबूत भी मिल चुके थे कि उसने कंपनी के फंड्स के साथ हेराफेरी की थी और इसी वजह से उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। बाद में निंग्यू मिस यार्टिंग के साथ बैठकर उसका भी शुक्रिया अदा करती है कि हुचेंग के खिलाफ उसके प्लान में उसने उसका साथ दिया। अगले दिन हुचेंग फिर से हॉस्पिटल आया हुआ था तो जाओवी उसे अंदर से आवाज देता है कि कंपनी का ध्यान रखना, तो वो उसे कह देता है कि तुम फिक्र मत करना, कंपनी के सारे मामलात में अच्छी तरह हैंडल करूंगा। यहाँ मिस्टर मोस की कंपनी में आया था क्योंकि उसे भी ये बात पता चल चुकी थी कि मिस्टर चैन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके साथ हुचेंग का भी ताल्लुक है। मिस्टर मोस से यही पूछ रहा था कि उस गिरफ्तार होने वाले मिस्टर चैन के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है। हुचेंग कहता है कि उसने एक पर्सनल इन्वेस्टमेंट की थी और मेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं था कि वो पैसे उसके अपने हैं या उसने कंपनी से चुराए हैं, और मैंने तो उसके वो पैसे लौटा भी दिए हैं, तो फिर अब प्रॉब्लम क्या है। वो उसे फिर से मनाने की कोशिश करता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन फिर वो उससे उसकी वाइफ पर हाथ उठाने वाले वाक्य के बारे में जिक्र करता है और उसका इरादा यही लग रहा था कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगा, जिन बातों से हुचेन काफी गुस्से में आता है और श्यूजी उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है और साथ में उसे निंग्यू के खिलाफ भी भड़काने की कोशिश करती है कि सारी गलती उसी की है और अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ जीबू मिस्टर शू नाम के किसी आदमी के साथ मुलाकात कर रहा था ताकि वो कंपनी को मुश्किल हालात से निकाल सके। यहाँ निंग्यू लॉयर शियाओ के होश में आने के बाद उससे मुलाकात कर रही थी और फिर उससे मिलने के बाद जब वो बाहर जाती है तो नी उससे बताता है कि उसने रिपोर्ट करवा के मिंगडू क्लब के फंड्स को फ्रीज करवा दिया है और उससे ये भी बताता है कि मिंगडू क्लब के पीछे दरअसल असली में कौन है। जब वो मेइंग का नाम लेता है तो निंग्यू काफी हैरान होती है। इसके बाद निंग्यू मेइंग से मिलने सर्विस स्टेशन जाती है। दरअसल ये वही औरत थी जिसको उसने रहने के लिए जगह लेकर दी थी। तब निंग्यू उससे भी जाकर बताती है कि वो उसकी सच्चाई जान चुकी है कि हुचेंग ने जिसके नाम पर पैसे छुपाए हुए हैं वो यही औरत है। तब सच सुनकर वो भी मान जाती है और उसे अपनी स्टोरी बता देती है कि हाई स्कूल तक ये दोनों क्लास फेलोज थे मगर इसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ और हुचेन को एडमिशन मिल जाने की वजह से वो ये शहर छोड़ गया। उसकी फैमिली की कंडीशन इनसे भी ज्यादा खराब थी और उसने वादा किया था कि कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वो वापस आएगा और फिर इसे यहाँ से ले जाएगा। इसने यहाँ रहकर छोटी मोटी जॉब्स करके
उसके लिए पैसे जमा किए। हुचैंग ने इससे वादा किया था कि वो कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद वापस आकर इससे शादी कर लेगा। इसी उम्मीद के सहारे ये एक छोटी सी जॉब करने लगी और उसे ट्यूशन फीस और बाकी के खर्चे भेज दिया करती थी ताकि उसे पढ़ने लिखने में कोई भी कमी महसूस ना हो। लेकिन कई सालों बाद मुझे पता चला कि उसने तो अपने पेरेंट्स के लिए नया घर भी ले लिया, लेकिन वो वापस मुझसे मिलने कभी भी नहीं आया। और इसी दौरान मेरी भी शादी हो गई। मैंने किसी ऐसे इंसान से शादी की जो मेरे साथ अच्छा नहीं था और उसने मेरी जिंदगी और भी बदतर बना दी। मैं 3 साल पहले इसी शहर में काम के सिलसिले में आई थी और तब हम दोनों की फिर से मुलाकात हो गई। उसे जरूर बुरा लगा होगा कि वो मुझे छोड़कर चला गया था, इसीलिए अब वो मेरा ख्याल रख रहा है। निंग्यू कहती है कि वो आपका ख्याल नहीं रख रहा, वो बस आपकी कमजोरी का फायदा उठा रहा है और आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वो प्रॉपर्टीज और पैसा मेरे नाम पर है जिन्हें वो अपनी वाइफ से छुपाना चाहता है। निंग्यू उसे समझाने की कोशिश करती है कि हुचैन का साथ देने में उसकी कोई इज्जत नहीं है, बल्कि उसे सच का साथ देकर एक इज्जत वाली जिंदगी जीनी चाहिए। मगर वो अभी कुछ भी करने को तैयार नहीं होती। इधर हुचैन जीबो को डांट रहा था कि उसने मिस्टर शू जैसे बेईमान आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किए हैं और वो जल्द से जल्द इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करे। जीबो कहता है कि आपने भी तो मिस्टर चैन जैसे बेईमान आदमी के साथ डीलिंग की थी, तो फिर कंपनी को इन मुश्किल हालात से निकालने के लिए मैं मिस्टर शू की मदद क्यों नहीं ले सकता। अब हमें किसी भी हाल में कामयाब होकर रहना है, चाहे जीत ईमानदारी से मिले या बेईमानी से। हुचैन उसे थप्पड़ मारता है तो वो पलट कर कहता है कि ये सब मुझे आप ही ने सिखाया है। इधर निंग्यू लॉयर शियाओ के साथ होती है और उसे भी इस बारे में बता रही थी कि हुचैन मेइंग जैसी बेसहारा औरत का फायदा उठा रहा है और अपने पैसे उसके नाम पर रखे हुए हैं। इधर हुचैन भी अपनी असिस्टेंट को कुछ अकाउंट्स की डिटेल्स दे रहा था और कह रहा था कि इन अकाउंट से पैसे निकाल लो और कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को उनकी सैलरीज और रेड एनवेलप्स दे दो। वह निंग्यू लॉयर शियाओ से कहती है कि अगर मेइंग हमेशा से हुचैंग के लिए काम कर रही थी तो फिर उसे हम दोनों की मदद की जरूरत क्यों पड़ी। वो हुचैंग की मदद से किसी भी जगह पर घर ले सकती थी, तो फिर मेरे और जीयुआन के करीब आने की कोशिश उसने क्यों की। इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए वो सर्विस स्टेशन जाती है तो पता चलता है कि अब वो ये जगह खाली करके यहाँ से चली गई है और अब उसका फोन भी बन जा रहा था। मेइंग दरअसल जीयुआन को स्कूल से लेकर कहीं जा रही थी और उसे बता रही थी कि बहुत देर पहले तुम्हारे डैड ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे बड़े से प्लेन की सवारी करवाएंगे। जीयुआन पूछता है कि क्या फिर आप लोगों ने सवारी की, तो वो कहती है कि नहीं। उधर हुचैंग की असिस्टेंट उसे वापस आकर बताती है कि जो अकाउंट्स आपने हमें पैसे निकालने के लिए दिए थे वो खाली हैं। ये सुनकर वो बहुत हैरान होता है और मेइंग को फोन लगाने की कोशिश करता है मगर उसका नंबर बंद जा रहा था और तभी उसके पास एक पैकेट डिलीवर हो जाता है। निंग्यू काफी घबरा रही थी कि मेइंग उसके बेटे को लेकर कहीं चली गई है। तब वो उसे फोन लगाती है तो वो उसका फोन उठाती है। वो उससे अपने बेटे के बारे में ही पूछ रही थी कि तभी जीयुआन उसके पास आ जाता है जिसे वो गले लगाती है और उससे पूछती है कि तुम अब कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि हुचैंग की कंपनी अब काफी मुश्किल दौर से गुजर रही है और मैंने फैसला किया है कि मैं उसके पैसे उसे वापस नहीं दूंगी। वो पैसे जिन पर तुम्हारा हक है वो मैं तुम्हें भेज रही हूँ। तुम्हारे और जीयुआन के करीब आने के पीछे मेरा यही मकसद था कि मैं हुचैंग से बदला ले सकूं और जिस तरह से उसने मेरे साथ धोखा किया और मुश्किल वक्त में मुझे अकेला छोड़ दिया वो एहसास मैं उसे भी करवाऊं। तुमने साफ दिल से मेरी मदद की, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया और मैं अब वापस नहीं आऊंगी। ये बोलकर वो फोन रख देती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ हुचैंग को भी उस पैकेट में से एक लेटर मिलता है जो कि मेइंग की तरफ से था और उसमें भी वो यही सब लिखकर छोड़ गई थी कि आज मैंने तुम्हारी सारी नाइंसाफियों का तुमसे बदला ले लिया। मेरी जिंदगी को बर्बाद करने वाले तुम ही थे। अब शायद तुम्हें भी वो एहसास हुआ होगा कि जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं जब वो धोखा देता है तो कितनी तकलीफ होती है। जीयुआन की कंपनी में एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी होती जा रही थी और एम्प्लॉयज भी गिरती हुई कंपनी को देखकर एक के बाद एक रेजिग्नेशन लेटर दे रहे थे। इन सारी चीजों से हुचैन काफी परेशान था, इसलिए जीबो उससे आकर कहता है कि आप कंपनी को डूबते हुए देखकर भी हाथ पे हाथ धरे कैसे बैठ सकते हैं, आपको मिस्टर शू की मदद ले लेनी चाहिए। इस पर वो उसे समझाता है कि मैंने आज तक बहुत सारे गलत काम किए होंगे, लेकिन एक असूल तुम्हें मैं जरूर सिखाना चाहता हूँ कि जब कोई इंसान थोड़ा सा फायदा देकर अपने असूलों पर समझौता करता है तो एक के बाद एक वो गलतियां करता ही जाता है, यहाँ तक कि वो पूरा इंसान ही गलत बन जाता है। इसीलिए मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझाना चाहता हूँ कि जिस रास्ते में सब कुछ खोने का खतरा हो वो रास्ता नहीं चुनना चाहिए। इस पर जीबो कहता है कि आपने ये सब मुझसे पहले क्यों नहीं कहा, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। मूशियाओ को कत्ल करने की कोशिश मैंने ही की थी। यहाँ पता चलता है कि शियाओ की गाड़ी को जिसने टक्कर मारी थी उस गाड़ी में जीबू बैठा हुआ था और उसी की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ। हुचैंग बहुत हैरान होकर पूछता है कि ये सब तुमसे
करने को किसने कहा था? तो वो कहता है कि ये सब मैंने आपको खुश करने के लिए किया। आप ही तो चाहते थे कि हम सब बस किसी तरह मेहनत करके आपको नतीजा ला कर दें। आपकी मुश्किलों को हल करने के लिए ही मैंने उसे जान से मारने की कोशिश की। ऊचन कहता है कि मैंने तुम्हें उसे मारने को नहीं कहा था। बाद में निंग्यू को घर के मैनेजर का फोन आता है, जो कि बताता है कि इनके घर का पानी कब से लीक हो रहा है। वो उसकी बात मानकर जब घर पहुंचती है तो वहाँ पर हुचैंग बैठा हुआ था और कह रहा था कि मेरा सब कुछ तबाह करने के बाद खुश तो बहुत होगी तुम। मेरे पास अब सिर्फ एक कंपनी बची है जो कि कर्ज में डूबी है। मुझसे तलाक लेने के बाद तुम्हारे हिस्से में सिर्फ कर्जा आएगा जो तुम्हें भी चुकाना पड़ेगा। क्या तुम फिर भी मुझसे तलाक लेना चाहती हो? इस पर निंग्यू हाँ बोल देती है। तो वो कहता है कि फिर कोर्ट जाने की तकलीफ क्यों करनी, मैं पेपर्स अभी साइन कर देता हूँ। ये कहकर फिर वो तलाक के कागजात पर साइन करके उसे दे देता है और वो उन कागजात को ले लेती है। तब वो कहता है कि मेरी बस एक आखिरी रिक्वेस्ट है। लॉयर शियाओ को जिसने जान से मारने की कोशिश की वो जीबो था। उसे ये सब करने के लिए मैंने नहीं कहा था, उसने बस नासमझी में आकर ये कदम उठा लिया। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम लोग उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेंट दर्ज ना करवाओ। अभी वो जवान है, जेल जाकर कहीं उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। ये सुनकर वो रोने लगती है। अब कुछ टाइम बाद वो जावी के घर आती है जो कि अब मर चुका था। ऊचैन भी आकर अपने दोस्त को आखिरी बार अलविदा बोलता है और फिर उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है और उन्हीं पैसों की हेरा फेरी के जुर्म में इसे 3 साल की सजा होती है। मिस्टर चैन को भी इसी जुर्म में 7 साल की सजा होती है, जबकि जीबू को लॉयर शियाओ की जान लेने की कोशिश करने पर 1.5 साल की सजा मिलती है। अब हुचैंग के जेल चले जाने के बाद कंपनी को निंग्यू ने संभाल लिया था और वो काफी मेहनत से काम कर रही थी, जबकि मिस्टर हीकुआन भी अब इनका पार्टनर बन चुका था और इस वक्त कंपनी का मैनेजर था। वो दोनों साथ में कैफे में बैठे हुए थे और हीकुआन उस बात को याद कर रहा था कि उसकी डूबती हुई कंपनी को खरीदने के लिए निंग्यू ने बहुत बड़ा कर्जा लिया था, लेकिन उसकी कंपनी को अपने साथ मिलाकर निंग्यू ने काफी कामयाबी हासिल की और अपने हिस्से में आने वाली सारी प्रॉपर्टीज कंपनी के नाम कर दी ताकि वो कंपनी को किसी तरह से संभाल सके। उसकी इस मेहनत की गवाही सभी लोग देंगे। रात को जियुआन काफी रो रहा था कि उसके डैड उससे अब मिलने नहीं आते और कितनी देर से कहीं चले गए हैं। तब निंग्यू उसे समझाती है कि उसके डैड से कुछ गलती हो गई थी और उनकी गलती की ये सजा है कि वो कुछ टाइम के लिए आपसे नहीं मिल सकते, इसलिए तुम्हें बहादुर बनकर उनके आने का इंतजार करना होगा। यहाँ शूजी कंपनी के 3 बड़े शेयर होल्डर्स के साथ मिलकर उन्हें अपनी प्लानिंग बता रही थी कि उन लोगों को हुचैन का इंतजार करना चाहिए कि वो वापस आकर अपना ओहदा संभाल सके और कंपनी को निंग्यू के हवाले नहीं करना चाहिए। अगली शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जब आप तीनों मेरा साथ देंगे तब हम निंग्यू को कंपनी से बाहर निकाल देंगे। तभी वहाँ निंग्यू भी पहुँच जाती है और कहती है कि ये मेरी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, इसलिए मैं अब यहीं बैठकर इनसे कंपनी की मीटिंग करूंगी। शूजी उसके साथ बहस करने लग जाती है कि इस कंपनी पर तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता और इन लोगों को यहाँ पर मैंने बुलाया था तो इनके साथ बात भी मैं ही करूंगी, मगर वो लोग उसे यहाँ से जाने को बोल देते हैं तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। यहाँ निंग्यू उन सभी शेयर होल्डर्स का शुक्रिया अदा करती है कि उन लोगों ने कंपनी को डूबते हुए देखकर भी इसका साथ नहीं छोड़ा। अच्छी खबर यह है कि कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट आने वाली है। अगले दिन निंग्यू शियाओ को आकर बताती है कि शूजी फिर से शेयर होल्डर्स को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रही थी, तो शियाओ उससे कहती है कि वो तुम्हें बदलना चाहती है क्योंकि उसे लगता है कि तुमने हुचैंग से कंपनी को छीन लिया है, जबकि हकीकत तो ये है कि तुम हुचैंग को उसकी कंपनी सारे कर्जे उतारने के बाद वापस करना चाहती हो। तभी शियाओ को एक फोन आता है और उन्हें मेइंग की लोकेशन पता चल जाती है। मेइंग साउथ ईस्ट एशिया में थी जहाँ पर वो एक सफाई वाली की बहुत छोटी सी जॉब कर रही थी। निंग्यू उसे फोन करती है और बताती है कि मुझे तुम्हारी हालत के बारे में सब कुछ पता है कि जो एजेंसी तुम्हें चाइना से बाहर लेकर गई थी उन लोगों ने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की। उन्होंने तुम्हें ऑस्ट्रेलिया पहुंचाने का वादा किया मगर तुम्हारा सारा पैसा लूटकर वो तुम्हें साउथ ईस्ट एशिया में छोड़ गए। वो कहती है कि तुमने मुझे फोन क्यों किया, ताकि तुम मुझ पर हंस सको। तो निंग्यू कहती है कि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी जीते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम चाइना वापस आ जाओ और यहाँ पर आकर अपने जुर्म का कन्फेशन कर लो। तुम्हारी जिंदगी वहाँ के मुकाबले में यहाँ कहीं बेहतर होगी। तुम्हारी सजा कम करवाने में हम तुम्हारी मदद करेंगे और उसके बाद तुम्हारे फ्यूचर को बेहतर बनाने में भी हम तुम्हारा साथ देंगे। इस पर वो चाइना वापस आ जाती है और निंग्यू कह रही थी कि अगर मैं और हुचैन उसे माफ कर दें तो उसकी सजा काफी कम हो जाएगी। इधर सजा पूरी होने के बाद हुचैन भी जेल से छूट जाता है तो उसे एक ख्याल आता है कि उसकी बीवी और बच्चा उसे लेने आए होंगे, लेकिन ये सिर्फ एक सपना था जो कि बहुत जल्दी टूट जाता है। बाद में वो कंपनी वापस आकर निंग्यू से मिलता है और कंपनी को संभाल कर रखने पर उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने इन 3 सालों में जियुआन को उससे मिलने नहीं दिया। निंग्यू कहती है कि तुम बस चाहते थे कि वो तुम्हें सलाखों के पीछे ना देखे, तुम बस अपना सोच रहे थे, जबकि बच्चे ने तुम्हें इतना ज्यादा याद किया। वो कहता है कि तुम तो यही चाहती होगी कि मैं उसकी शक्ल देखने को भी तरस जाऊं।
निंग्यू कहती है कि तुम तो अभी तक बिल्कुल नहीं बदले, फिर हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वो उठकर वहाँ से चली जाती है कि तब हु चैन उसे फोन करता है और उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि सच बताऊं तो मैं जीवान से मिलना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज देती हूँ, फिलहाल अपने लिए रहने के लिए कोई जगह ले लो। बाद में शूजी उसे लेकर किसी शेयर होल्डर से मिलवाने जाती है जिसके पास इस वक्त कंपनी के बहुत सारे शेयर्स हैं, जिसने पिछले कुछ सालों में याफेंग टेक के काफी सारे शेयर्स खरीदे हैं और उसकी मदद से निंग्यू को उसकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। जब वो जाकर देखता है तो वो शेयर होल्डर मिस्टर सोंग था, वही मिस्टर सोंग जिसको बेइज्जती करके हु चैन ने कंपनी से निकाला था। हु चैन उसे देखते ही वापस मुड़ जाता है और कहता है कि मैं इस आदमी से बात नहीं करूंगा। तो शूजी उसे समझाती है कि जरूरत पड़ने पर उसे ये काम कर लेना चाहिए, वो भी सब कुछ भूल चुका है तो फिर हु चैन को भी सब कुछ भूल जाना चाहिए। अब वो वापस आकर उसके साथ बैठता है और दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। मिस्टर सोंग इनके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे और उन्होंने हु चैंग को माफ भी कर दिया था। हु चैंग भी अब उस बात को भूलने को तैयार था, लेकिन तभी वो देखता है कि मिस्टर सोंग अब व्हील चेयर पर थे क्योंकि उन्हें भी कोई बीमारी थी, जो देखकर वो काफी हैरान होता है। तो मिस्टर सोंग कहते हैं कि जिंदगी और सेहत का कोई भरोसा नहीं, इसीलिए दूसरों और खुद के लिए चीजें इतनी मुश्किल नहीं बनानी चाहिए। हु चैंग को भी अब एहसास होने लगा था कि उसने अपनी कंट्रोल करने वाली और दूसरी गुस्सा करने वाली आदतों की वजह से कितने सारे लोगों के साथ अपनी बिगाड़ ली। अगले दिन हु चैंग कंपनी को देखने जाने लगता है तो शूजी उसे रोककर कहती है कि तुम अंदर क्यों जा रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि सब तुम पर हंसे। तभी वहाँ से निंग्यू गुजरती है तो शूजी उसे देखकर बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर भी पहुंचा कर रहूंगी। ये कंपनी तुम्हारी है, ना कि उस औरत की जिसने तुम्हारी पीठ में खंजर घोंपा और तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुमसे कंपनी छीन ली। ये बोलकर वो उसकी बाजू पकड़ लेती है और वो उससे छुड़ाने लग जाता है, मगर निंग्यू उन पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। तब शूजी उससे कहती है कि जब तक तुम जेल में थे तभी मैंने सारे शेयर होल्डर्स के साथ बार बार मुलाकातें की और उन्हें मनाने की कोशिश की ताकि वो लोग निंग्यू को यहाँ से हटा दे और जिस कंपनी पर तुम्हारा हक है वो तुम्हें वापस मिल सके, और अब मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अगली शेयर होल्डर्स की मीटिंग आते ही मैं तुम्हें सीईओ की पोस्ट वापस दिलवा दूंगी। वहाँ निंग्यू, शिनकैन और ग्रैंडमा बच्चों के साथ बैठकर लंच कर रहे थे और साथ में कुछ काम भी देख रहे थे। और अगले दिन जब जीवान को स्कूल से छुट्टी होती है तो हु चैन उससे मिलने आता है और उसके गले लगकर बहुत रोता है। निंग्यू भी वहीं पर खड़ी थी और आज के दिन के लिए जीवान हु चैन के साथ रहने वाला था। वो इसे कहती है कि इसे संडे को वापस ले आना ताकि इसकी क्लासेस मिस ना हो। फिर वो निंग्यू से मिलने के बाद वहाँ से चला जाता है और फिर काफी सारा टाइम जीवान के साथ गुजारता है। उसे अपना सारा टाइम याद करते हुए काफी पछतावा भी होता है कि उसने कैसे निंग्यू को अपने हाथों से गवा दिया, मगर उसे जीवान के पास वापस आ जाने की बहुत खुशी भी थी। फिर कुछ दिन बाद वो उसे निंग्यू के पास वापस छोड़ देता है और निंग्यू उसे वापस ले जाती है। बाद में जब फिर से शेयर होल्डर्स की मीटिंग आती है तो शूजी मीटिंग के बीच में बैठी हुई थी। वो लोग उससे पूछ रहे थे कि तुम किस हक से बैठी हो, तो वो कहती है कि मैं हु चैन को प्रेसिडेंट की पोजीशन वापस दिलवाने आई हूँ क्योंकि अब सबसे ज्यादा शेयर्स मेरे पास हैं। तभी हु चैन भी कंपनी में वापस आ जाता है, जिसे देखकर सारे एम्प्लॉयज उसे हेलो बोलते हैं। शूजी उसे फिर से बातें सुनाती है कि जब हु चैन पर बुरा वक्त आया तो तुमने उसे तलाक देकर जेल पहुंचा दिया और कंपनी पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। तभी हु चैन भी मीटिंग रूम में पहुंच जाता है और शूजी खुश हो जाती है कि अब वो निंग्यू की बेइज्जती करके कंपनी को वापस ले लेगा, लेकिन वो ऐसा करने की बजाय सबसे माफी मांगता है और सबका शुक्रिया अदा भी करता है कि उन्होंने मुश्किल वक्त में कंपनी का साथ नहीं छोड़ा, और सबके सामने निंग्यू को दाद देता है जिसने उसके गैर मौजूदगी में कंपनी को संभाल लिया और एक डूबती हुई कंपनी को फिर से खड़ा कर लिया। इसलिए हु चैन कहता है कि मैं बिना किसी शर्त के अपने शेयर्स भी निंग्यू को देता हूँ और इस कंपनी से मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। ये सुनकर शूजी हैरान हो जाती है और उसके पीछे जाकर गुस्सा करती है कि मैंने तुम्हारी खातिर इतनी भागदौड़ की और तुमने खुद ही सब कुछ निंग्यू के हवाले कर दिया। इस पर वो कह देता है कि अब मुझे ये सब नहीं चाहिए, हम दोनों का रिश्ता भी शुरू से ही गलत था। तुम अभी भी जवान हो, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो, तुम्हारे पास अभी खुद को बेहतर बनाने और बेहतर लोगों को ढूंढने के लिए बहुत वक्त है। वो रोते हुए कहने लग जाती है कि मैं बस तुम्हें जीतते हुए देखना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि हर कीमत पर जीतने वाला अपनी पर्सनैलिटी और अपनी इज्जत खो देता है, शायद फिर उसके पास आजादी भी नहीं बचेगी। एक दिन तुम्हें मेरी सारी बातें समझ आएंगी कि ये हार जीत किसी काम की नहीं होती। ये बोलकर वो उसे अपना कार्ड दे देता है और कहता है कि ये मेरी सेविंग्स है, इन्हें तुम रख लो और मुझे बुलाकर अपनी जिंदगी अच्छी तरह जियो।
ये बोलकर वो उसे रोते हुए छोड़कर गाड़ी में बैठकर चला जाता है। फिर शूजी अपनी ग्रैंडमा के साथ टाइम गुजारती है और काफी ज्यादा रोती भी है। बाद में शिनचैन बच्चों को लेकर पिकनिक पर आया होता है कि तभी उसका पैर स्लिप होने की वजह से वो पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। बच्चे निंग्यू को फोन करके बताते हैं कि हम लोग ट्रिप पर आए हुए थे और अंकल नीचे गिर गए हैं। निंग्यू भी बच्चों के पास पहुंचती है और जाकर देखती है तो शिनचैन नीचे करीब ही गिरा हुआ था और उसके पैर पर चोट लगी हुई थी, जिस वजह से वो उठ नहीं पा रहा था, मगर वो फिर भी कह रहा था कि वो ठीक है। निंग्यू नीचे उतरकर उसके पास चली जाती है और उसके पास ही बैठ जाती है। निंग्यू ने रेस्क्यू टीम को फोन कर दिया था और उनके आने का इंतजार करते हुए ये लोग साथ बैठे रहते हैं और शहर का नजारा देखते हुए मुस्कुराते हुए काफी सारी बातें करते हैं। और शिनचैन का कहना था कि वो चाहता है कि ये लम्हा यहीं रुक जाए। कुछ ही देर में रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंचकर इन्हें ले जाती है। अब यहाँ बाकी के लोगों को भी दिखाया जाता है। याटिंग और माओ भी शादी करने वाले थे और हुचैंग भी कहीं और काम करने लग गया था, जबकि शिनचैन और उसकी टीम निंगियो और लॉयर शियाओ के साथ मिलकर किसी पब्लिक सर्विस का काम करने लगे थे, जो कि लीगल सर्विसेज थी। और ये सभी लोग साथ में काम करते हुए बहुत खुश थे और सभी लोग अपना अपना सपना पूरा कर रहे थे। फिर इसी सीन के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है।